पर गंदगी है, इतनी साफ़ सफाई है इन पार्ट्स की मेरे केस में, और इससे कुछ बेटर कर सकें आप तो बढ़िया है, अदरवाइज़ ये बेयर मिनिमम है। इतना तो क्लीननेस का जो लेवल है वो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में दूसरी जो चीज़ रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी अरेंजमेंट। तो ये जो पार्ट्स हैं इनको मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि बारी बारी से मैं एक एक करके उठाता जाऊंगा और फिट करता जाऊंगा, और एक भी चीज़ मैं मिस आउट नहीं करूंगा। मुझे कोई भी पार्ट खोल करके फिर से कोई पार्ट लगाने के लिए जो मशक्क़त है वो नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके की सरदर्दी जो है वो आप इंजन रिबिल्ड के टाइम पर नहीं चाहेंगे। तो मैंने अपना पूरा टाइम लिया है और पार्ट्स को एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है, जिससे कि फिटिंग के टाइम पर मैं टेंशन फ्री होकर के जो असेंबली है वो कर सकूं। ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ गई हैं तब हम जो क्रैंक केस है लेफ़्ट साइड वाला उसको उठाते हैं और जो असेंबली की प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। समझते हुए चलेंगे एक एक पार्ट को और फिट करते जाएंगे। तो एलएच क्रैंक केस जो है सबसे पहले क्लीनिंग के टाइम पर मेक श्योर करें जितनी भी ऑयल गैलरीज हैं, ऑयल लाइंस हैं, उनके अंदर कोई भी कचरा ना रहे। कंप्रेस्ड एयर जो होती है उसकी हेल्प से आप जितनी भी ऑयल लाइंस हैं, ऑयल गैलरीज हैं, उनमें कंप्रेस्ड एयर मार करके चेक करें कि वो लाइंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएं उसके बाद में जो भी बेरिंग आपको लगे कि ख़राब है या डैमेज है या जिसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है उसको रिप्लेस करें, या तो आप इनको इसकी जैसे आउटर रेस है वो जो क्रैंकेस है उसमें फिट है तो इसको निकाल तो आप कैसे भी सकते हैं, पर नया बेरिंग जो है वो जब लगाएंगे तब लुब्रिकेट करके और जो आउटर रेस है उस पर टैप करते हुए हम इसको फिट करेंगे। इसी तरीके से इन सारे बेरिंग्स को फिट करना है। और जब ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लें तब आपको जो बेरिंग्स हैं सबसे पहले उनको लुब्रिकेट करने से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करनी है। और जो इंजन ऑयल है वो आपको वही यूज़ करना है जो आप इस इंजन के अंदर डालने वाले हैं। तो मेरे केस में जो रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन जो इंजन ऑयल है मैं वही यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए उसकी थोड़ी क्वांटिटी मैंने ये जो कीप है, कैन है, इसके अंदर ले ली है और उसी से मैं जो बेरिंग्स हैं सारे उनको लुब्रिकेट करने वाला हूँ। जैसे ही आप बेरिंग को लुब्रिकेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो बेरिंग्स हैं वो कितने स्मूथ हो जाते हैं। और जो इंजन सीज होता है वो इसी प्रिंसिपल पर होता है। इंजन का हर एक पार्ट लुब्रिकेशन के साथ ऑपरेट करने के लिए बना है। जब लुब्रिकेशन नहीं होता है तब फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है और जो मेटल है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने लगता है और उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, फिर हीट जनरेट होती है और जो मेटल है वो दोनों आपस में सीज हो जाते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ पर एक ये बैफल प्लेट या कुछ भी समझ लो, ये एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट है जो कि यहाँ पर लगती है और ये टाइट होती है ऐसे एलन हेड के 2 बोल्ट्स पर और इन पर लगाना है हमें थ्रेड लॉकर। थ्रेड लॉकर लोकटाइट इस इंजन में बहुत सारी जगह लगने वाला है, सो मेक श्योर आपके पास लोकटाइट की पूरी बोतल हो और लोकटाइट थ्रेड लॉकर जहाँ पर लगेगा वहाँ पर थ्रेड लॉकर ही लगाना है। बॉन्ड वगैरह लगा करके या नॉर्मली बोल्ट्स को टाइट करके काम नहीं चलेगा। थ्रेड लॉकर वाइब्रेशन से बोल्ट लूज ना हो उसके लिए काम में लिया जाता है और वहाँ पर इसी को यूज़ करना सबसे बेस्ट रहेगा। जितने भी नॉर्मल छोटे बोल्ट्स हैं उनको आप, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप जो फील होता है टाइटनिंग का उससे भी टाइट कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बोल्ट्स एंड नट्स होंगे उनका जो टॉर्क है वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ। जो प्लेट है वो लग चुकी है तो अब हमें इसको पलट लेना है और अभी हम यहाँ पर जो आउटपुट शाफ्ट की जो ऑयल सील लगती है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए इस रिसेस को हमने लुब्रिकेट कर लिया है अच्छे से और ये रही हमारी नई ऑयल सील। इसके भी आउटर जो रेस है उसको हम लुब्रिकेट कर लेंगे। इसको सिंपली यहाँ पर रखना है और आपको प्रेस करते जाना है। अगर हाथ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इतना प्रेशर आप लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप सॉकेट का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे केस में हाथ से ये थोड़ी ज़्यादा प्रिसाइजली और डैमेज होने का रिस्क कम रहते हुए इंस्टॉल हो रही है, तो इसलिए मैं इसको हाथ से इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जब ऑयल सील प्रॉपरली सीट हो जाएगी तब इसके ऊपर ये एक सर्क्लिप है, इसको लगाना है और इस सर्क्लिप को लगाने के लिए यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, तो उस स्लॉट से थोड़ा सा
नीचे जाते ही जो लेवल है वहाँ पर हमें जो ऑयल सील है उसको सीट करना है और उसके बाद में जो ये सर्क्लिप है इसको लगाना है। अगर ऑयल सील ज़्यादा अंदर आप पुश कर देंगे तो थोड़ा सा वो रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर ऑयल सील बाहर रहेगी तो ये सर्क्लिप है वो प्रॉपर्ली नहीं लगेगी। थोड़ा सा ऑयल सील को और अंदर पुश करना है और फिर सर्क्लिप लगानी है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जो ऑयल सील है उसको प्रॉपर्ली बिठा दिया है, लेकिन उसका कंफर्मेशन है वो हम करेंगे इससे। हमारी सर्क्लिप जो है वो इसके लिए जो रीसेस बना है उसमें प्रॉपर्ली फिट हो गई है और आपको क्लिक की जो साउंड है आई थिंक वो भी आ गई होगी। अब एक ऑयल सील यहाँ पर लगेगी, गियर शाफ्ट निकलेगी यहाँ से। उसके लिए इसमें भी एक बैरिंग है, मेक श्योर वो बैरिंग प्रॉपर्ली क्लीन हो और उसके जो नीडल्स वगैरह हैं वो देख लें आप, वो डैमेज हो गए होंगे या नीडल्स का काउंट कम होगा तो फिर गियर शाफ्ट का जो ऑपरेशन है वो स्मूथली नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये देखते हुए अगर हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो ना सिर्फ इंस्टॉलेशन हमारा परफेक्ट होगा, जो इंजन की लाइफ है उसमें भी ड्रास्टिक इंक्रीमेंट आएगा। ये वाली ऑयल सील भी लग गई। अब हम यहाँ पर जो ड्रेन होल है उसको कवर कर देते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रेनर है, इसमें ये एक ओरिंग लगती है, थोड़ा सा इस पर मैंने ऑयल है वो लगा लिया और अब इस ओरिंग को सबसे पहले इसका जो रीसेस है उसमें लगाएंगे। देयर वी गो। और अब इसको कुछ इस तरीके से लगा करके पुश करना है। देयर वी हैव इट। फिर लगानी है इसकी ये कैप और ये ओरिंग जो कि मैंने रिप्लेस कर दी है, ये नई ओरिंग है। इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। इस पर भी थोड़ा सा इंजन ऑयल है, उसकी एक पतली सी फिल्म है वो मैंने लगाई है। अब इसको रखना है यहाँ पर, होल्स को करना है अलाइन और ये दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, साइज आप देख सकते हैं। इनको यहाँ पर लगा करके टाइट कर देना है। अब बारी है जो गियर बॉक्स है उसको इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट की जो असेंबली है उसको इंस्टॉल करेंगे और इसको यहाँ तक कैसे असेंबल किया जाता है उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका ये समझ लीजिए कि इधर एक वॉशर है, इधर एक वॉशर है और इधर एक वॉशर है। सबसे ज़्यादा ट्रिकी ये नीचे वाले दो वॉशर रहने वाले हैं क्योंकि ये ऐसे लगने वाला है। तो इसको कुछ इस तरीके से होल्ड रखना है पूरी असेंबली को। आउटपुट शाफ्ट का ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले बैरिंग के अंदर से पास थ्रू होगा। इनपुट शाफ्ट का ये वाला हिस्सा है वो इस वाले बैरिंग के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले इनको फिट करना है और यहाँ पर ये जो ओरिंग लगी हुई है इसके लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, ये बैरिंग के थ्रू जाती है। आप चाहें तो इस ओरिंग को बाद में भी लगा सकते हैं बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। थोड़ा सा इस पर इंजन ऑयल है वो लगा दें। बैरिंग्स को हमने पहले ही लुब्रिकेट कर लिया था। तो अब जो गियर बॉक्स है उसको आप देयर वी गो। प्रॉपर जो फिटिंग है वो हो चुकी है दोनों शाफ्ट्स की। तो अब बारी आती है जो हमारे शिफ्टर फोर्क्स हैं उनको लगाने की। और ये कैसे लगेंगे मैंने एग्जैक्टली वैसे ही रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनमें बेसिकली तीनों का जो ये वाला जो है, इनका जो ये मुंह है, ये तीनों का अलग साइज़ का है। इसका मीडियम है, इसका सबसे ज़्यादा लार्ज है इस वाले का, और इसका सबसे छोटा है। तो जिसका मीडियम है वो इधर जाएगा, सबसे छोटे वाला ऊपर और सबसे बड़े वाला नीचे। इस पर 13 लिखा हुआ है, इस पर 15 लिखा हुआ है और इस पर 14 लिखा हुआ है। तो 14 वाला लगेगा यहाँ पर सबसे नीचे, उसके बाद में यहाँ पर 15 वाला लगेगा और 13 वाला इधर लगेगा। और लगाते टाइम इनके ये वाले जो हिस्से हैं ये हमें अंदर की तरफ रखने हैं क्योंकि हमारा जो ड्रम है वो यहाँ पर लगेगा। और ये लगेंगे कहाँ वो भी दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो इनपुट शाफ्ट है उसमें ये जो स्लॉट है इसमें कुछ इस तरीके से लगेगा और ऐसे ही 2 स्लॉट इस वाली शाफ्ट में है। तो ये वाला तो मैंने लगा दिया, इसका एक प्रॉपर व्यू है वो आप ले सकते हैं। इसको हम बाद में अंदर की साइड कुछ ऐसे करेंगे कि इसका ये वाला जो होल है वो इस वाले होल के साथ अलाइन हो जाए और इधर वालों के दोनों जो ऐसे होल्स होंगे वो इस वाले के साथ अलाइन हो जाएं, ताकि ये जो पिन्स हैं ये हम लगा सकें। लेकिन अभी के लिए इसको हम बाहर रखेंगे। इन दोनों की बारी है। तो जो बड़े वाला है वो नीचे लगेगा और उसका स्लॉट यहाँ पर है कुछ इस तरीके से। इसमें ये वाली साइड हम अंदर रख रहे हैं, लेकिन इसको अभी के लिए हम बाहर करेंगे कुछ ऐसे। और लास्ट में लगेगा ये वाला, ये लगेगा यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, और इसको भी हम बाहर कर देंगे एक बार। और जब ये तीनों ऐसे हो जाएं तब जो ड्रम है, शिफ्टर ड्रम, उसको लेना है। ये वाली साइड जाएगी इधर, तो इस पर थोड़ा सा ऑयल है वो मैंने पहले से लगा लिया है। इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे
और अब एक एक करके ये जो पिन्स हैं इनको इसके अंदर, ये गैलरीज हैं, इनके अंदर फिट करना है। तो अभी आपको आसानी से इधर से समझ आएगा, तो इधर का दिखा देता हूँ। सिंपली इसको यहाँ पर इस गैलरी में फिट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको उठाऊं और इसमें फिट कर दूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको रोटेट करूं और जहाँ पर ये इसकी गैलरी मैच वाले सेक्शन में आए वहाँ पर ला करके इसको ऐसे फिट कर दूं। दोनों तरीके इजी हैं, दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं आप। अभी देखें तो ये अलाइन हो गया है। इन दोनों को और लगाना है, तो नीचे वाला दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, उसको मैं थोड़ा सा उठा करके लगा रहा हूँ, और ऊपर वाला जो है वो ये लग गया। अब जो पिन्स हैं दोनों सेम हैं, दोनों को आप किधर भी लगा सकते हो। ऑयल की जो फिल्म है वो मैंने इन पर लगा ली है, तो ये वाली जो पिन है वो हम इधर लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी। इसमें तो ये आ गई, नीचे वाला थोड़ा ऑफसेट हो गया, तो उसको हम थोड़ा करेक्ट करेंगे। देयर वी गो, करेक्ट हो गया। अब इसको पुश करते हैं और पुश करना है ऑल द वे नीचे। ये जो स्लॉट बना हुआ है उसमें पूरा अंदर तक जो पिन है वो चली जानी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने बाहर निकाल ली एंड ऑल द वे हमने पुश कर दी। ये इस साइड प्रॉपरली इसमें फिट हो रखा है गैलरीज में। तो अब हम दूसरी वाली लेते हैं, इसको भी अच्छे से जो ऑयल की फिल्म है वो इस पर लगा लेते हैं और इसको इसके स्लॉट में रखते हुए यहाँ पर फिट कर देते हैं। देयर वी हैव इट। तो अब हम जब इसको रोटेट करेंगे तो हमारी इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट है वो घूमने लग जाएंगी। ये नहीं लगे हुए थे तब ये इतना ही मूवमेंट था इनमें, क्योंकि वो सारे गियर्स आपस में लॉक हो रहे थे। अब कोई भी गियर है वो एक बार में एक ही इंगेज हो रहा है, इसलिए ये घूम रही है। इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो जो गियर्स हैं वो भी आप चेंज कर पाएंगे। आप चाहें तो अभी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो दूसरी साइड का जो क्रैंक केस है वो लगाने के बाद चेक करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। एनीवेज, ये वाला जो पार्ट है गियरबॉक्स का वो हमारा होता है कंप्लीट। तो अब हम क्रैंकशाफ्ट और बैलेंसर की तरफ मूव करेंगे। तो ये रही हमारी क्रैंकशाफ्ट। इसमें अगेन जो भी चीज़ डैमेज हो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, अगर जो लेथ मशीन शॉप है उसके पास जो पार्ट्स हैं और जो स्किल है वो अवेलेबल है। अदरवाइज़ आपको क्रैंक को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये वाला जो गियर है ये इसमें फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, तो इसकी टेंशन में नहीं लेनी है। ये नट वगैरह मैंने लगा रखे हैं क्योंकि इसमें जो वॉशर्स वगैरह हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। वो जब असेंबली करेंगे आगे आगे चीज़ों की तब मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इसमें जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये कि नॉर्मली आपने देखा होगा यहाँ होल रहता है, इसमें से जो इंजन ऑयल है वो जाता है और कनेक्टिंग रोड जो है उसको लुब्रिकेट करता है। लेकिन इसमें यहाँ से वापस से भी जो ऑयल है वो निकलता है, इधर से ऑयल की एंट्री होती है, इधर से ऑयल एग्जिट करता है। कैसे? ये बोल्ट है मैग्नेट का, इसमें होल है। ये बेसिकली मैग्नेट के अंदर का जो एरिया है, जो कोइल है मैग्नेट की, उसको कूल रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मेक श्योर ये जो गैलरी है ये पूरी की पूरी ओपन हो, और ये जो बोल्ट है इसको भी खोलते टाइम भी और फिट करते टाइम भी थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है। कचरा वगैरह अगर आपके टूल पे लगा हुआ है तो वो इसके होल को ब्लॉक कर सकता है। मेक श्योर आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। विद दैट बीइंग सेड, अब ये वाला बेरिंग है वो हमने लुब्रिकेट कर ही रखा है। ये वाली साइड जाएगी हमारी मैग्नेट की तरफ, ये वाली साइड रहेगी बाहर। तो कुछ इस तरीके से हम जो क्रैंकशाफ्ट है उसको ड्रॉप करेंगे। और मैंने क्रैंक केस जो आपने नोटिस किया होगा कि टायर के ऊपर रखा है, वो इसलिए क्योंकि क्रैंक थोड़ी लंबी है, क्रैंक केस से बाहर जाती है। अगर टेबल पर रख के फिट करता तो ये फिट नहीं होती, इसलिए मैंने टायर यूज़ किया है। आप इंजन स्टैंड यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि क्रैंक। देयर वी गो, ब्यूटीफुली। थोड़ा सा इंजन ऑयल है वो और डाल देता हूँ मैं इसको रोटेट करते हुए, ताकि जो कनेक्टिंग रोड की असेंबली है वो अच्छे से लुब्रिकेट हो जाए। थोड़ा सा ऑयल जो गियर बॉक्स है उसमें भी लगा देता हूँ। और अब बारी आएगी जो बैलेंसर शाफ्ट है उसको लगाने की। तो बैलेंसर में ये वाली साइड है तो नॉर्मल है, उधर बैलेंसर का बेरिंग लगा ही हुआ है। ये हमारा बैलेंसर का वेट हो गया। और इधर जो है वो थोड़ा सा समझाने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये प्लेट है। प्लेट में एक साइड प्लेन है जो कि अंदर की तरफ रहेगी, और एक साइड थोड़ी सी वॉशर टाइप चीज़ बना रखी है, तो ये बाहर रखेंगे। अब ये जो है ये यहाँ से निकलती है
ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको निकाल रहा हूँ तो ये निकल रही है, लेकिन अभी कोई पर्पज़ नहीं है इसको निकालने का। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ऐसे ही समझा देता हूँ। ये दो इसमें खाली ही आते हैं, तो इनकी आप टेंशन ना लेना। उसके अलावा इसमें टोटल 4 स्प्रिंग्स हैं, तो 2 जो स्प्रिंग्स हैं वो सिर्फ स्प्रिंग्स लगी हुई हैं इस हिस्से में, लेकिन 2 जो हैं उनके बीच में आपको पिन देखने को मिलेगी। तो आप मेक श्योर करें कि वो जो पिन है वो इन दोनों में आमने सामने हो, और ये दोनों आमने सामने है। अगर आप इसको निकाल लेते हैं, पूरा भी निकल जाएगा ये, तो इसकी टाइमिंग है, उस टाइमिंग को आपको माइंड में रखना है। ये जो डॉट है ये इस डॉट के सामने होना चाहिए, पीछे की साइड और कुछ नहीं है। ये जो है ये बैलेंसर का ही पार्ट है, खाली ये जो गियर है ये निकलता है और ये स्प्रिंग्स निकलती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑन दैट नोट, अब ये जो है ये कुछ ऐसे लगेगा, और इसको इंस्टॉल करने की जो टाइमिंग है वो मैं आप लोगों को एक बार चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 डॉट बने हुए दिखेंगे, और उसके जस्ट बगल में आपको 3 डॉट्स हैं वो बने हुए दिखेंगे। जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें भी आपको 2 डॉट्स और 3 डॉट्स हैं वो बने हुए दिखेंगे। हमें इसकी टाइमिंग मैच करनी है, उसके लिए जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, ऐसे ही 3 डॉट्स हमारी क्रैंकशाफ्ट में यहाँ पर बने हुए हैं, उसके बगल में बी भी लिखा हुआ है। वो बी मिट जाए तो भी 3 डॉट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो 3 डॉट्स हैं क्रैंकशाफ्ट में, उसके जस्ट अगेंस्ट ये जो 3 डॉट्स हैं ये रखने हैं। इंस्टॉल करते टाइम मेक श्योर आप इसको लुब्रिकेट कर लें, जो हिस्सा बैरिंग के अंदर जाएगा, और बैरिंग के अंदर का जो हिस्सा है उसको भी लुब्रिकेट कर लें। उसके बाद में जो ट्रिपल डॉट्स हैं दोनों साइड, उनको आपस में अलाइन करते हुए इसको हम पुश करते जाएंगे। अगर हाथ से पुश हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का जो हैमर आता है उसकी मैंने बात की है। लेकिन ये वैसे ही अलाइन हो गई है, और अब जो डबल डॉट्स हैं वो भी आपस में अलाइन हो रहे हैं, लेकिन फिट करते टाइम हमें जो ट्रिपल डॉट्स हैं वहीं पर फिटिंग करनी है। क्लोजअप चेक करवा देता हूँ मैं आपको। ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये 3 डॉट्स आपको इसमें दिख रहे हैं, ये एकदम आमने सामने हैं। तब हमने इसकी फिटिंग की है बैलेंसर की। फिटिंग के बाद जो डबल डॉट्स हैं वो भी आपस में मैच हो रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारे बैलेंसर की टाइमिंग जो है वो एकदम परफेक्ट है। लेकिन डबल डॉट्स वाले जो हैं वो यहाँ पर मैच होते हैं, यहाँ पर जो बैलेंसर वो क्रैंक के अंदर चला जाता है, इसलिए इस टाइमिंग पोजीशन पर हम इसकी फिटिंग नहीं कर सकते। असेंबली के लिए हमें ये जो ट्रिपल डॉट्स हैं इन्हीं को आपस में मिलाना है, और ये जो प्लेट है इसको आप यहाँ पर प्लेस कर दें। विद दैट सेड, अब हमारा जो क्रैंक केस है लेफ्ट साइड का वो पूरा तैयार है। अब राइट साइड का जो क्रैंक केस है उसको प्रिपेयर करना है, और फिर करनी है इन दोनों की फिटिंग। और प्रिपरेशन के नाम पर सबसे पहली चीज़, दोनों में से एक क्रैंक केस पर हमें RTV सिलिकॉन लगाना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये सारे पार्ट्स हमने फिट किए हैं, तो इसमें RTV सिलिकॉन लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो इसके लिए हम इस पर RTV सिलिकॉन है वो लगा सकते हैं। लेकिन एक तो ये वाला सेक्शन और एक इधर, यहाँ पर ये ऐसी लोकेटिंग डावल्स लगती हैं। तो ये 2 डावल्स हैं टोटल, ये दोनों आप एक साइड कर दें। अदरवाइज़ होगा क्या, जब ये डावल लगी रहेगी तो इसके आसपास सिलिकॉन लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए मैंने इसमें से एक डावल है वो निकाल ली है और इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक डावल पहले से लगी हुई है और ये आसानी से निकल नहीं रही है। ज़्यादा ज़बरदस्ती मैं इसके साथ करना नहीं चाहता, तो इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर एक लोकेटिंग डावल है वो लगती है, तो इसको मैंने लगा दिया है। और ये जो सरफेस है इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इस सरफेस पर कोई भी इंजन ऑयल वगैरह या कोई भी और सॉल्वेंट क्लीनर कुछ भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। अंदर हमने इंजन ऑयल है वो यूज़ कर लिया है, इस सरफेस पर इंजन ऑयल है वो नहीं रहना चाहिए, ना ही तो इस वाले पर और ना ही इस वाले पर। अगर लगा हुआ है तो आप अच्छे से उसको क्लीन कर लें। उसके बाद में इस वाले क्रैंक केस में सबसे पहले जो बेरिंग्स हैं उनको चेक करना है, ख़राब बेरिंग को रिप्लेस करना है। और इसकी सफाई करते टाइम इसमें एक तो ऑयल जेट ये लगा हुआ है, मेक श्योर इसका जो होल है वो ब्लॉक ना हो।
और इसकी जो ऑयल लाइंस वगैरह हैं वो सारी हमें अच्छे से क्लीन करनी है, कंप्रेस एयर से चेक करनी है कि वो लाइंस है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा एक जेट इसमें यहाँ पर भी है, तो इसको भी आप मेक श्योर करें कि ये प्रॉपरली क्लीन हो। इसमें कोई भी कचरा आकर के इसको ब्लॉक कर सकता है, ऐसा हमारे साथ ना हो, इसकी हमें कंफर्मेशन करनी है। उसके अलावा ये स्टड है, इसको आप टाइट करके चेक कर लें कि ये लूज़ तो नहीं है। अगर लूज़ है तो खोल करके इसको इसमें लॉक टाइट लगाएं, थ्रेड लॉकर लगाएं, फिर इसको फिट करें। एक ये बेरिंग है, ये इस वाले बोल्ट से रुका हुआ है प्लेट के साथ, तो इन सबको चेक कर लें बेसिकली। अगर आपने खोल लिया है किसी बोल्ट को तो इनमें से कोई भी बोल्ट हो जाए उसको फिट करते टाइम आपको थ्रेड लॉकर ज़रूर से यूज़ करना है। विद दैट सेड, अब इन बैरिंग्स को मैं करूँगा लुब्रिकेट इंजन ऑयल से, और उसके बाद में ये जो सरफेस बेसिकली यहाँ से लेकर के ऑल द वे अंदर की तरफ बाहर की तरफ जितना भी आपको ये फ्लैट सरफेस दिख रहा है मशीन किया हुआ, इस पर आपको आरटीवी सिलिकॉन है वो लगाना है। आप चाहें तो जो आरटीवी सिलिकॉन है उसको इस तरीके से रन करते हुए लगा सकते हैं, या फिर आप उंगली से टैप कर करके भी लगा सकते हैं। मैं सबसे पहले एक जो लेयर है वो इस पर इस तरीके से ट्यूब की हेल्प से लगा रहा हूँ, और जब ये लग जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहने वाला है। अब आप अपनी फिंगर की हेल्प से इस आरटीवी को स्प्रेड करेंगे। एक पतली इवन लेयर है वो हमें क्रिएट करनी है। जो भी एक्स्ट्रा आरटीवी रहेगा उसको हम वाइप करते जाएंगे, और आगे कहीं पर कम लगाया है वहाँ पर लगा देंगे, और इसी तरीके से सारा जो सरफेस है उसको हमें कवर करना है। और वैसे तो रॉयल इनफील्ड ने अपनी मशीनिंग जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर ली है पुराने इंजन्स के कंपैरिजन में, लेकिन उसके बावजूद भी रॉयल इनफील्ड बीइंग रॉयल इनफील्ड लीकेज का चांस है वो हो सकता है। ऑल्दो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि इस इंजन में सरफेस अनइवननेस की वजह से जो लीकेज है वो आ सकता है, क्योंकि वाकई में फिनिशिंग जो है वो बहुत ही प्यारी है रॉयल इनफील्ड की अब की बार। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जो लेयर है उसको थिक ही रखेंगे। रीज़न बीइंग कि ये जो इंजन है ये मैंने डिसमेंटल किया था, तब मैंने पाया था कि रॉयल इनफील्ड ने फैक्ट्री से भी जो आरटीवी सिलिकॉन की जो लेयर है वो थोड़ी सी थिक रखी है, और जो इंजन्स मैं देखता हूँ उनके कंपैरेटिवली पता चला थोड़ा कम लेयर यूज़ किया हमने सिलिकॉन का, और उसकी वजह से लीकेज है वो हो गया। अब फिर से पूरा इंजन खोलना पड़ेगा, तो वी डोंट वांट दैट। लेकिन ज़्यादा भी नहीं लगाना है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये सूखेगा तब इसके पोर्शंस हैं वो इससे नीचे की साइड अलग से लटकते हुए रहेंगे, और वो कभी भी टूट करके इंजन ऑयल है उसमें गिर जाएंगे, और आपका जो ऑयल पंप है या किसी ऑयल गैलरी में जा कर के चोक कर सकते हैं उसको, और ऑयल सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, तो इंजन ओवर हीट होकर के सीज हो सकता है। तो इसलिए हमें बैलेंस रखना है। ऑलराइट, सो ये है फिनिशिंग, चेक करो। मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक मैंने जितना बेस्ट हो सकता था उतना कर दिया है। और प्लीज़ ग्रे आरटीवी सिलिकॉन ही यूज़ करना, चाहे तो एमसील का यूज़ कर लेना, चाहे एनाबॉन्ड का यूज़ कर लेना। अगर रॉयल इनफील्ड का कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट आता है ऐसा तो वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो क्लियर वाला यूज़ मत करना, वो यहाँ के लिए नहीं बना है, उसका अलग पर्पज़ होता है। अब इसको टच किए बिना सबसे पहले तो इसको मैं घुमा लेता हूँ, और उसके बाद में जितने भी होल्स वगैरह हैं उनको सबको अलाइन करते हुए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। एंड आई थिंक सो फार सो गुड। थोड़ा सा पुश करना है एंड दैट्स इट, नाइस। और अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, और वो है इतने सारे बोल्ट्स को लगाना है, लेकिन एक भी बोल्ट राइट साइड में नहीं लगेगा। दैट मीन्स कि हमें इसको पलटना पड़ेगा तब जाकर के बोल्ट्स लगेंगे। और अभी आरटीवी लगाया है, और कसम से गाइज ज़्यादातर बाइक्स के इंजन पूरे में इतना वजन नहीं होता जितना इसकी इतनी सी असेंबली में है। तो रॉयल इनफील्ड एल्यूमिनियम यूज़ करने के बाद भी इतने हैवी इंजन्स बना रहा है कि ये एक अपने आप में वर्कआउट होने वाला है फॉर मी। तो अभी दोनों पोर्शंस को होल्ड रखते हुए केयरफुली इसको रोटेट करता हूँ। देयर वी गो।
और अभी लगाएंगे बोल्ट्स। तो सबसे पहले ये 4 सबसे बड़ी साइज़ के बोल्ट्स हैं, ये लगेंगे। इनमें 3 बोल्ट्स आपको शाइनी दिखेंगे, एक थोड़ा डल दिखेगा, डल वाला बाहर लगेगा यहाँ पर। जो शाइनी वाले हैं वो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ पर एक जगह है वहाँ पर लगेगा, एक लगेगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में 7 ये वाले बोल्ट्स हैं, इनकी लंबी साइज़ है, ये बाहर लगेंगे सारे। तो जो डर्टी बोल्ट्स हैं वो आगे की तरफ रहेंगे और फिर पीछे की तरफ लगते जाएंगे। तो ये वाला यहाँ पर लगा देते हैं, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर लगा देते हैं, ये यहाँ पर लग जाएगा। वैसे इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। वैसे सारे सेम है बोल्ट्स, मैं बस थोड़ा साफ़ जो बोल्ट है उसको साफ़ जो जगह है वहीं पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। तो टोटल इनके ये जो 7 स्लॉट्स हैं इनमें ये लग गए। उसके बाद में ये टोटल 9 बोल्ट्स हैं। तो इन 9 बोल्ट्स में सबसे चमकदार जो एक बोल्ट है उसको हम लगाएंगे अंदर, यहाँ पर एक स्लॉट है उसमें, और बाकी के सारे जो बोल्ट्स हैं वो हमारे बाहर लगेंगे। तो सबसे पहले एक ये और एक ये लगेगा, और उसके बाद में बचे हुए जो हैं वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर लगते जाएंगे। तो देख रहे हो आप कितने बोल्ट दिए हैं रॉयल इनफील्ड ने। अब बोला अब लीकेज होके दिखा, इतना तो सीलेंट यूज़ करेंगे और इतने सारे बोल्ट्स यूज़ करेंगे, अब कैसे लीक होगा। एनीवेज, अब क्रिस क्रॉस पैटर्न में इन सारे बोल्ट्स को टाइट करना है। सबसे पहले हल्के हाथ से अंदर वाले बोल्ट्स हैं उनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करेंगे, फिर हल्के हाथ से बाहर वाले जो बोल्ट्स हैं उनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करेंगे। और जब आप इस प्रोसेस से इनको हैंड टाइट कर लें, तब उसके बाद में सबसे पहले जो बड़े वाले बोल्ट्स हैं नंबर 1, फिर नंबर 2, उसके बाद में नंबर 3 एंड नंबर 4, इन चारों को हम प्रॉपरली टॉर्क कर देंगे। एंड उसके बाद में जो बाहर वाले बोल्ट्स हैं उनको भी क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट है वो करते जाना है। और इस तरीके से ये सारे बोल्ट्स टाइट करने के बाद हम जो आगे की प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो भी आइटम है जो कि असेंबल करना है ऊपर की साइड बढ़ने से पहले, उसकी बारी है। तो उसमें ये कुछ आइटम्स हैं, लेकिन उससे पहले जो ऑयल पंप है उसको मैंने डिसमेंटल कर रखा है। उसका रीज़न बता देता हूँ। ऑयल पंप किसी भी रीज़न की वजह से आप मशीन है उसको रीबिल्ड कर रहे हों, लेकिन ऑयल पंप को खोल करके चेक ज़रूर करना है कहीं पर कोई डैमेज ना हो। और अगर डैमेज कोई आइटम ना भी मिले तो भी एटलीस्ट इसके अंदर की जो सफाई है वो डेफिनेटली ज़रूरी है। इसमें ये जो दोनों कैविटीज़ थी क्लीनिंग मैंने कर ली है। चेक क्या करना होता है, चेक करना होता है कि ये जो एल्यूमिनियम की वॉल है यहाँ पर हमारा जो रोटर है पंप का वो चलता है। तो मेक श्योर करें कि इसमें स्क्रैचेस वगैरह ना आ गए हों। बाकी इसकी क्लियरेंस वगैरह भी मेजर कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल साइड पर हो जाता है। और वैसी जो मेजरमेंट्स हैं वो तो इंजन के एक एक पार्ट्स की हो सकती हैं। तो उस डिटेल में अगर जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप कमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में मैं किसी और इंजन की उस टाइप की वीडियो बना दूंगा जिसमें हम प्रॉपर जो मेजरमेंट की टूल्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए एक एक पार्ट की टॉलरेंस, क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। ऑन दैट नोट, अभी ये वाला जो ऑयल पंप है ये हमारा एकदम सही है, और इसमें डबल जो पंप्स हैं वो दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से हमारा सेकेंडरी पंप होना चाहिए जो कि पतला है, इसका प्रेशर भी कम होगा। ये हमारा प्राइमरी पंप होना चाहिए जो कि साइज़ में भी बड़ा है। तो अब इसकी असेंबली जो है वो सीखते हैं और उसके बाद में इसको आरएच कवर में फिट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बड़ी वाली हाउसिंग है इसको हमें लेना है, और यहाँ पर मैं रॉयल इनफील्ड की तारीफ़ करना चाहूँगा। दे हैव जेन्युइनली कम ए लॉन्ग वे। कहाँ फिट एंड फिनिश की बात करते थे हम तो रॉयल इनफील्ड बहुत पीछे रह जाता था, और कहाँ इतनी प्रिसाइज मशीनिंग जो है वहाँ तक ये लोग आ चुके हैं। ऑन दैट नोट, ये मैन बॉडी है हमारे पंप की, और इसमें ये एक वाल्व है वो लगा हुआ है, प्रेशर रेगुलेटर या ऐसा ही कुछ, इसका एग्जैक्ट नाम मैं अभी मेंशन कर दूंगा। तो मेक श्योर इसका जो पिस्टन है वो जैम ना हो। वैसे इस स्पीड पिन को निकाल करके आप इसको चेक करके वापस से भी फिट कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको एक स्प्रिंग, एक पिस्टन और उसके बाद में ये वॉशर मिलेगा, और ये स्पीड पिन फिर आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो ये एग्जैक्ट पार्ट मेरे पास नहीं है, और कोई भी लोकल जो स्पीड पिन है वो मैं नहीं लगाना चाहता। बाकी ये ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं स्पीड पिन्स तो सारी, बट स्टिल इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। और मैंने स्क्रू ड्राइवर से इसको थोड़ा सा मूव करके देख लिया था, ये मुझे सही लगा, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ ही छोड़ रहे हैं। उसके बाद में 2 लोकेटिंग डावल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आपको। ये अगर निकल जाएं तो आप वापस से फिट कर लें,
और ऐसी ही 2 लोकेटिंग डावल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। ऑन दैट नोट अब हम बिग साइड जो है, जिस साइड बिग साइड वाला प्रोपेलर लगेगा उस साइड से शुरू करते हैं। तो इस वाली साइड में ये जो हमारी शाफ्ट है, इसमें इस साइड हमारा जो बोल्ट है वो लगने वाला है, ये जाएगा हमारा स्मॉल वाली साइड। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा और लगाने से पहले सारे पार्ट्स को लुब्रिकेट करना है। मैं अभी वीडियो में ऑयल का रिफ्लेक्शन आएगा इसलिए वो करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको फाइनल टाइट करने से पहले डेफिनेटली अंदर से लुब्रिकेट एक एक पार्ट को करने वाला हूँ, बिकॉज इसका नाम ही क्या है, ऑयल पंप। तो इसमें 101% ऑयल हम चाहेंगे ताकि स्टार्ट होते ही जो भी डैमेज होता है लुब्रिकेशन ना होने की वजह से वो ना हो। ऑन दैट नोट इसमें आपको ये 2 होल्स हैं वो दिखने वाले हैं। इन दोनों होल्स में पिन्स लगेंगी। ये वाली पिन लगेगी इधर आने के बाद, ये वाली पिन हम अभी लगाएंगे। ये वो पिन है जिसकी मैं बात कर रहा था और उसको लगाने से पहले ये हमारा इनर प्रोपेलर है और इसमें ये वाली साइड आप देखेंगे तो फ्लैट है, इस वाली साइड पिन के लिए स्लॉट बना हुआ है और इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक डॉट भी बना हुआ है जिसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रोपेलर को कुछ इस तरीके से स्लाइड करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर इस वाले स्लॉट में जो पिन है उसको लगाने वाले हैं, सेंटर करेंगे एंड फिर जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे शाफ्ट को तो ये कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगा। फिर जो आउटर साइड है प्रोपेलर की उसको लगाना है, तो इसमें भी आपको एक डॉट है वो देखने को मिलेगा। इस साइड नहीं है, वो दूसरी साइड है, देयर वी हैव इट। तो ये जो डॉट वाली साइड है इसे हम इधर रख करके इसको लगाने वाले हैं। इसके ये डॉट्स आपको आपस में मैच करने ज़रूरी नहीं है, बाकी आप चाहें तो आप यहाँ पर देखेंगे तो डॉट्स जो हैं वो आपस में मैच हो गए हैं, लेकिन पंप घूमता रहता है तो डॉट जो है वो चेंज होता रहता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसकी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, बस जो डॉट्स हैं वो आपको फ्रंट साइड रखने हैं टुवर्ड्स योरसेल्फ। और जब ये हो जाए तब इस एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट करना है और उसके बाद में ये जो कवर प्लेट है इसको लगाना है। तो जो कवर प्लेट है उसमें एक साइड में आपको डावल पिंस के होल्स दिखेंगे, दूसरी साइड 2 बड़ी लोकेटिंग डावल्स हैं वो दिखने वाली हैं, ये बाहर रहेगी। ये वाली साइड हमें अंदर रखनी है और इसको कुछ इस तरीके से अलाइन करते हुए लगाना है। डोंट वरी, मैं अंदर उसको लुब्रिकेट करूंगा। अभी एक बार इसकी पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। फिर बारी आएगी ये वाली पिन है इसको लगाने की, तो इसको हमें पीछे की साइड से पुश करना है और पुश करके यहाँ पर जो पिन है उसको हम इंसर्ट कर देंगे। देयर वी हैव इट। पिन को सेंटर करेंगे और उसके बाद में लगाएंगे छोटे वाला इनर प्रोपेलर। तो इसमें भी आपको एक डॉट देखने को मिलेगा, डॉट वाली साइड बाहर रखनी है और इसको भी पिन के साथ अलाइन करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। उसके बाद में लगेगा आउटर प्रोपेलर पतले वाला, तो इसमें भी डॉट बना हुआ है, डॉट वाली साइड बाहर की तरफ रखनी है। टाइमिंग इसकी कोई है नहीं, जस्ट सिंपली इसको स्लॉट कर देना है। और फिर ये लगेगी कैप, तो ये कैप छोटी है और इसमें ये 2 लोकेटिंग डावल्स के लिए जो स्लॉट्स हैं वो बने हुए हैं। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा, डावल्स हैं वो अपनी प्लेस पर आ जाएंगी और ये हो गई हमारे ऑयल पंप की पूरी बॉडी तैयार। लेकिन अभी सबसे पहले अंदर वाले जो पार्ट्स हैं उनको मैं लुब्रिकेट करने वाला हूँ। और जब आप ऑयल पंप को अंदर से अच्छे से लुब्रिकेट कर लें तब आपको ये एक स्क्रू है जो कि इस पूरी हाउसिंग को रोक के रखता है जब हम फिट करेंगे तब तक के लिए, तो वो लगने वाला है हमारा यहाँ पर। तो इस वाले स्लॉट में ये स्क्रू लगाना है और इसको करना है टाइट। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा मीडियम स्ट्रेंथ थ्रेड लॉकर है वो लगा सकते हैं, बाकी इसमें कंपनी ने तो लगा के दिया नहीं है, बट मुझे लगा कि वाइब्रेशन से ये लूज ना हो जाए, इसलिए अगर आप लगाना चाहें तो दैट वुड बी बेटर। तो ये हमारा मॉड्यूल है ऑयल पंप का, जिसको अंदर से मैं प्रॉपर्ली लुब्रिकेट कर चुका हूँ। तो अब ये इसका मेटल गैस्केट है, ये लगने वाला है और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड अकॉर्डिंग टू रॉयल इनफील्ड ये आपको 1 टाइम ही यूज़ करना है, मतलब दूसरी बार ये नया ही लगाना है। लेकिन बोलने से क्या होता है जब मार्केट में आप ऐसी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं कराते हो, खैर वो एक अलग मैटर है, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी की सप्लाई होगी। लेकिन इनको यहाँ पर अलाइन करते हुए हम कुछ इस तरीके से, और अब टोटल 6 बोल्ट्स हैं, इनको लगाना है। इनमें से अगर आप एक बोल्ट को नोटिस करेंगे तो ये ज़्यादा डार्क कलर का हो रखा है। वो इसलिए है क्योंकि ये जिस एरिया में लगा हुआ था वो एरिया थोड़ा ज़्यादा ओवर हीट हुआ है एज़ कम्पेयर टू ये बोल्ट्स लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि इस बाइक में जो भी इश्यूज़ आए हैं वो सारे के सारे ओवर हीटिंग की वजह से आए हैं। अब वो ओवर हीटिंग लुब्रिकेशन की कमी की वजह से हुई है या फिर किसी और रीज़न की वजह से, वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इंजन ऑयल तो इसमें पूरा था। लेकिन डैमेज जो हुआ है वो डेफिनेटली ओवर हीटिंग की वजह से ही हुआ है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अब ये रॉयल इनफील्ड का डिज़ाइन फ्लो है या फिर इस बाइक के जो ओनर हैं
उन्होंने इस बाइक को कुछ ज़्यादा ही रफ़ यूज़ किया है, कुछ ज़्यादा ही हीट होने दिया है फॉर व्हाटसोएवर रीज़न। वो तो अब एक मिस्ट्री ही है, लेकिन प्रॉब्लम ओवर हीटिंग है। अब इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में हमें टाइट कर लेना है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो अब हम एज ए नेक्स्ट स्टेप ये बोल्ट लगाने वाले हैं जो कि हमारी जो बैलेंसर शाफ्ट है उसको होल्ड रखने का काम करता है। तो बोल्ट है वो कुछ इस तरीके का है। उसके बाद में इसमें एक ये छोटा वॉशर है, ये लगता है, इसको स्प्रिंग वॉशर या बेलवेल वॉशर आप बोल सकते हैं। इसमें आउट जिस साइड लिखा हुआ है उसको हम बाहर रखेंगे और फिर लगाना है ये वाला वॉशर। इसकी वैसे कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको आप यहाँ पर ऐसे प्लेस करेंगे और फिर यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा सा थ्रेड लॉकर कुछ इस तरीके से एंड फिर इसको लगा करके कर देंगे टाइट। लेकिन अभी हम इसको टॉर्क नहीं करेंगे क्योंकि टॉर्क करने के लिए हमें एज यू कैन सी क्रैंकशाफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा। अभी मैंने इसको लगा दिया है। आप हाथ से इसको जितना टाइट कर सकते हैं अभी क्रैंक को हाथ से पकड़ करके वो कर सकते हैं अगर चाहें तो। और फिर बारी आती है स्टॉपर प्लेट को लगाने की, टेंशनर प्लेट भी बोल सकते हैं आप इसको शिफ्टर ड्रम की। तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाली है और इसकी जो स्प्रिंग है वो इसमें कुछ इस तरीके से लगेगी और ये जो बोल्ट है इसका इस पर लगाना है थ्रेड लॉकर, जैसे कि मैंने लगा लिया है। सबसे पहले बोल्ट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे, फिर ये एक छोटा वॉशर है ये यहाँ पर जाएगा अंदर की तरफ और इसी को होल्ड करके रखते हुए हमें इसको लगाना है। और एट द सेम टाइम जो स्प्रिंग है वो कुछ ऐसे रखनी है एंड अभी ये जो पूरी असेंबली है ये यहाँ पर, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर लगने वाली है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर प्लेस करना है, थ्रेड्स हैं उनको चालू करना है। इस स्प्रिंग को हमें यहाँ पर ऐसे प्लेस करना है और फिर जो स्टॉपर है उसको लेकर के आएंगे कुछ इस तरीके से और अभी हम कर देंगे इस बोल्ट को प्रॉपर्ली टाइट करते टाइम मेक श्योर करें स्टॉपर प्लेट है उसके अंदर जो बोल्ट के लिए स्लॉट बना हुआ है उसमें ये फिट हो। अब ये फिट नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगा, अब ये फिट हो गई है। अब हम इस बोल्ट को प्रॉपर्ली टाइट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको चेक करेंगे एज यू कैन सी इसकी जो टेंशनिंग मैकेनिज्म है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है और ये प्रॉपर्ली फ्री भी है। उसके बाद में ये दो छोटी डावल्स हैं, इनको लगाना है। एक तो लगेगी यहाँ पर और दूसरे वाले इसके जस्ट बगल में और ये थोड़ी सी ऑफसेट हैं, वो इसलिए ताकि इसको हम गियर स्टार को एक ही तरीके से लगा सकें। अगर आप इसको ऐसे लगाना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि ये नहीं लगेगा, लेकिन जैसे आप इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन में इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एकदम इजीली फिट हो जाएगा। अब इसको पकड़ के रखना है और इसका ये कुछ इस तरीके का बोल्ट है, इस पर थ्रेड लॉकर लगाना है और फिर इसको करना है टाइट। और जब इसको आप प्रॉपर्ली टाइट कर लें तब जो गियर्स हैं आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो अभी एज यू कैन सी फर्स्ट गियर है वो लगा हुआ है। अब हम इनपुट शाफ्ट को घुमाते जाएंगे और एक एक करके जो गियर्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे। ये न्यूट्रल हो गया, उसके बाद में लगेगा सेकंड और इनपुट शाफ्ट को घुमाना भी मुश्किल होता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे गियर रेशियो है वो कम होगा वैसे वैसे जो लोड है वो बढ़ता जाएगा। तभी तो हायर गियर्स में बाइक है वो ज़्यादा स्पीड अचीव कर पाती है। वो अभी नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि ये अभी लग गया है सेकंड गियर, अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 5 ही गियर हैं इसमें तो पांचों लग गए हैं। अब फिर से फोर्थ, थर्ड, सेकंड, न्यूट्रल और ये हमारा फर्स्ट। थोड़ा सा स्मूथनेस है वो कम है, रीज़न बीइंग कि अभी ना तो हम इनपुट शाफ्ट को इंजन जितनी स्पीड से घुमाता है उतनी स्पीड से घुमा पा रहे हैं और ना ही ये लुब्रिकेटेड है। तो ऑन दैट नोट ये होता है कंप्लीट। अब लगानी है गियर शाफ्ट। तो गियर शाफ्ट में ये वाला जो मैकेनिज्म है वो तो आई थिंक आपने खोला नहीं होगा, अगर फिर भी ये स्प्रिंग वगैरह निकल गई है तो देख लें ये कैसे लगी हुई है। और उसके बाद में एक स्प्रिंग ये है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगी हुई है, इनकेस अगर आपने निकाली है तो। एक लगी है यहाँ पर सर्क्लिप जिसके अगेंस्ट में ये एक वॉशर है जो कि लगा हुआ रहता है कुछ इस तरीके से। और अभी हम जो गियर शाफ्ट है उसको थोड़ा सा करते हैं लुब्रिकेट। इसके पिविट्स पर एक पिविट यहाँ पर है और एक पिविट यहाँ पर है और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है बहुत ही केयरफुली और स्मूथली। और अब ये बॉटम आउट हो गई है आई बिलीव, बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड उठाना पड़ेगा इंजन और ये जो स्टड है ये वाला इसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से स्लॉट करना है एंड दैट्स इट।
और अभी क्योंकि ये गियर शाफ्ट कुछ ज़्यादा ही बाहर निकली हुई है और कुछ ज़्यादा ही लूज़ है, तो थोड़ा सा भी इस पर कुछ भी लग रहा है तो एज यू कैन सी ये अंदर जा रही है, जो कि इंजन रीबिल्डिंग की जो प्रोसेस है उसमें हमें दिक्कत करने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड ने मैकेनिज्म डिज़ाइन कर रखा है उसको हम फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये दो आइडेंटिकल वॉशर्स हैं, इनमें से एक को लगाना है, इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है और फिर इसमें एक रीसेस बना हुआ है, उस रीसेस में कुछ इस टाइप की जो सर्कलिप है वो लगेगी। तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ऑफ कोर्स हमें टूल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ही एक्सपेंड पुश करते जाएंगे एंड देयर वी हैव इट। अपनी पोजीशन पर लॉक हो गई है। आप चाहें तो इतना कर देंगे तो भी इंजन रिबिल्डिंग के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी हमें लगाना ही है तो हम लगा ही देते हैं। इधर ये लग जाएगा और इसके लिए भी यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है दूसरी सर्कलिप के लिए। देयर वी हैव इट। गियर शाफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो सारे लग चुके हैं, अब ये नहीं हिलेगी। सो ऑन दैट नोट अब हम ऑयल पंप को ड्राइव करने का जो मैकेनिज्म है उसको फिट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो नट्स वगैरह मैंने लगा रखे थे उनको निकाल लेते हैं, एक पोस्चर और है। तो अभी सबसे पहले जो प्राइमरी गियर है उसको लगाएंगे। इसमें ये वाली साइड बाहर रहेगी, ये वाली साइड अंदर रहेगी और ये सिंपली ऐसे लगेगा, इसकी कोई भी टाइमिंग नहीं है। जस्ट आपको जो स्प्लाइंस हैं उनको मैच करना है एंड देयर वी हैव इट, ये लग जाएगा। फिर ये वाला वॉशर यहाँ पर, उसके बाद में ऑयल पंप का जो ड्राइव गियर है वो लगेगा, इसकी भी कोई टाइमिंग नहीं है, खाली स्प्लाइंस को अलाइन करना है। फिर ये है हमारी ऑयल पंप की ड्राइव चेन और ये है ड्रिवन गियर। तो ड्रिवन गियर है, उसकी शेप आप देखेंगे तो इसमें आपको ये वाला सेक्शन है ये इसमें अलाइन करना रहेगा और इनमें ये जो लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं ये सब हमें बाहर की साइड रखने हैं। सेम गोज विद दिस वन। जो चेन जो है उसको लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो चेन है उसको रैप करेंगे इसके अराउंड और फिर इसको उठा करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से रैप करेंगे एंड फिर लगा देंगे इसको कुछ ऐसे। और इन चीज़ों की कोई भी टाइमिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट कि आपको ये लेटर्स वगैरह हैं ये बाहर रखने हैं, दैट्स इट। उसके बाद में ये एक बोल्ट है कुछ इस तरीके का, ये एक वॉशर है, इस पर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर है वो लगाया है और अभी ये जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले जितना हैंड टाइट कर सकते हैं उतना हैंड टाइट करेंगे। उसके बाद में लगेगा ये वाला वॉशर, तो इसमें आउट लिखा हुआ है, सिंपली इसको कुछ ऐसे प्लेस करना है और फिर लगेगा ये नट। तो इस नट की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें आपको L लिखा हुआ दिखेगा, दैट मीन्स कि ये लेफ्ट थ्रेडेड है, मीन्स कि हम इसको टाइट करने जाएंगे तब तो ये लूज़ होगा और लूज़ करने जाएंगे तब ये टाइट होगा। तो वो जो L लिखा हुआ था वो साइड बाहर रखते हुए इसको हमने कर दिया है प्लेस। अब इसको जितना हैंड टाइट कर सकते हैं उतना करेंगे और अब इसको तो हम प्रॉपर्ली टॉर्क नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमें क्रैंक लॉक करनी पड़ेगी। एक बोल्ट हमारा ये बचा हुआ है, एक ये हो गया, एक ये होगा, फिर तीनों को साथ टाइट करेंगे। बट ये वाला है इसको हम टाइट कर सकते हैं। सो सिंपली जो क्रैंक शाफ्ट है उसको पकड़ के रखना है और इसको आपको टाइट कर देना है। और अगर इसको होल्ड करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको भी इन तीनों के साथ टाइट कर सकते हैं। इसमें ये इतनी प्ले नॉर्मल है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। तो अब चलते हैं क्लच की इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले इनपुट शाफ्ट को लुब्रिकेट करेंगे और ये एक स्लीव है इसको लगाएंगे, तो इसको अंदर से लुब्रिकेट करेंगे और बाहर से भी लुब्रिकेट करेंगे और सिंपली ये स्लाइड हो जाएगी कुछ ऐसे। उसके बाद में जो हमारी क्लच हाउसिंग है उसको अंदर से लुब्रिकेट करना है एंड देन ये भी इनके टीथ्स के साथ अलाइन करते हुए हमें स्लाइड कर देनी है। देयर वी गो। कोई टाइमिंग नहीं है इसकी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर लगेगा क्लच का सेंटर, तो इसमें भी जो स्प्लाइंस हैं उनको अलाइन करना है, लेकिन उससे पहले ये वॉशर लगने वाला है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, तो ये लगेगा। उसके बाद में स्प्लाइंस को अलाइन करते हुए सेंटर लगाएंगे। फिर लगाना है एक प्लेन वॉशर जो कि यहाँ पर ऐसे जाएगा। उसके बाद में लगेगा ये बेलीवेल वॉशर, इसमें आउट लिखी हुई साइड हमें रखनी है बाहर और फिर जाएगा ये नट। और इस नट की भी सेम स्टोरी है, इसको टाइट करने जाओगे तो ये टाइट नहीं होगा, लूज़ करने जाओगे तो टाइट होगा। और अब हम इन तीनों बोल्ट्स को, और अगर ये टाइट नहीं किया तो इसको भी टाइट करेंगे। और टाइट करने की स्टोरी कुछ ऐसी है कि या तो आप एक इम्पैक्ट रेंच को यूज़ कर सकते हैं या इम्पैक्ट गन को यूज़ कर सकते हैं इसको टाइट करने के लिए, लेकिन उसमें आप फिर टॉर्क जो है प्रॉपर वो नहीं कर पाएंगे। आपको अंदाजे से ही टाइट करना होगा, या तो आप ज़्यादा टाइट कर देंगे या आप कम टाइट कर देंगे, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो है टॉर्क रेंच यूज़ करने का। और टॉर्क रेंच आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब इनको आप रोक के रखेंगे।
तो इनको रोक के रखने के लिए इनके साथ तो दिक्कत नहीं है, मैं तरीका बता दूंगा, लेकिन ये जो है ये फ्रीली रोटेट कर रहा है और इसके लिए प्रेशर प्लेट्स को यूज करके एक टूल बनता है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो एक रोड बन जाएगी, उस रोड को आप पकड़ के प्रेशर प्लेट को कुछ इस तरीके से स्लाइड करके इसको होल्ड कर पाएंगे और उसके बाद में आपको इसको टॉर्क करना है। इसकी जो टॉर्क स्पेसिफिकेशन की वैल्यू है वो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जब आप इसको टॉर्क कर लें तब बारी आएगी इनको टॉर्क करने की, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके के स्पेशलाइज्ड टूल की। या तो आप खरीद सकते हैं या फिर सिंपली कोई भी प्राइमरी गियर लेकर के उसको बीच से काट दो और आधी जो है उस पर एक रोड वेल्ड कर दो। बस ऐसा है कि इसके टीथ का जो गैप है वो इसी के बराबर होना चाहिए ताकि आप इसको इसके अंदर फंसा सकें और कुछ इस तरीके से हम हमारे जो ये नट्स हैं इनको टाइट कर पाएंगे। तो इस वाले को टाइट तो हम ऐसे कर लेंगे क्योंकि ये रिवर्स थ्रेडेड है तो लेफ्ट साइड में ये टाइट होगा। और जब इसको टाइट करने जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका जो फोर्स है वो रिवर्स होके यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए इसको यहाँ पर रखते हुए सबसे पहले इसको टॉर्क करेंगे। इसकी जो टॉर्क स्पेसिफिकेशन है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएगी और उसके बाद में करेंगे इसको टॉर्क और एट द सेम टाइम आप इसको भी टाइट करना चाहें तो कर सकते हैं। डन विद दैट, अब बारी आती है फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट्स हैं उनको इंस्टॉल करने की। तो ये सारी एक जैसी हैं, मतलब कोई पहले कोई बाद में कैसे भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट कि फ्रिक्शन प्लेट्स के बीच में प्रेशर प्लेट्स आती हैं, वो चीज़ हमें माइंड में रखनी है और लुब्रिकेशन है उसको नहीं भूलना है। तो सबसे पहले एक फ्रिक्शन प्लेट लगेगी। अब लगाते टाइम एक चीज़ ज़रूर आप कर सकते हैं, दैट इज़ कि ये साइड इसकी प्लेन है। इस वाली साइड अगर आप देखेंगे तो FCI, उसके बाद में KA3 ऐसे मतलब नंबर्स वगैरह लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं, वो साइड आप सारी प्लेट्स की बाहर रख सकते हैं। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है ये, बट जस्ट या तो OCD के लिए मान लो या फिर सिमेट्री के हिसाब से मान लो, बट अगेन दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ OCD। अब जो प्रेशर प्लेट्स हैं उनमें एक साइड आपको स्मूथ फील होगी, एक साइड आपको थोड़ी सी फ्लैट या थोड़ी सी शार्प या थोड़ी रफ फील होगी। तो रफ वाली साइड अंदर रखेंगे, स्मूथ वाली साइड बाहर रखेंगे और कुछ इस तरीके से जो प्रेशर प्लेट है वो हमारी जाएगी। अगेन स्प्लाइन से हम अलाइन करने हैं, जैसे ही आप अलाइन करेंगे ऑटोमेटिकली ये अंदर चली जाएगी। उसके बाद में फिर से लुब्रिकेशन और लुब्रिकेशन के बाद में अगेन लेटर्स हैं वो सामने की तरफ रखते हुए फ्रिक्शन प्लेट, उसके बाद में फिर से लुब्रिकेशन। बेसिकली हम जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनको थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ताकि इनका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा गीला हो जाए और इनिशियल जो वेयर एंड टेयर है वो रिड्यूस हो सके। इसमें भी अगेन जो रफ साइड है वो अंदर, स्मूथ साइड बाहर अलाइन करना है और इसी तरीके से सारी जो प्लेट्स हैं उनको लगाना है। और लास्ट वाली जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको हम इन स्लॉट्स में लगाने की बजाय इधर जो स्लॉट है उसमें लगाएंगे, ऑफसेट रखेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताना, क्योंकि इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग जो इंजीनियरिंग है या साइंस है वो लगी हुई है। और अब जो हब है उसको लगाना है, तो इसके बेरिंग को मेक श्योर आप लुब्रिकेट कर लें एंड एट द सेम टाइम जो क्लच की पुश रोड है उसको यहाँ पर प्लेस करना है। इसकी कोई अभी टाइमिंग नहीं है तो आप इसको कैसे भी रख सकते हैं और इनको अलाइन करते हुए इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर ये 5 स्प्रिंग लगेंगी जो कि पांचों सेम हैं, कैसे भी आप इनको प्लेस कर सकते हैं, नो बिग डील। और फिर लगेंगे इनके 5 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स जिनके साथ ये बड़े बड़े वॉशर्स हैं और इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपको धीरे धीरे टाइट करना है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक बोल्ट को एक बार में पूरा टाइट ना कर दें, अदरवाइज़ होगा क्या कि इस पूरे असेंबली का लोड उस साइड आ जाएगा और चांसेस हैं कि इसका जो ये स्टड है जिसमें ये बोल्ट्स हम लगा रहे हैं वो क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। तो इसलिए हम क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली इसको टाइट करने वाले हैं। और अभी हम आरत साइड की जो असेंबली है वो यहीं पर रोकने वाले हैं। अब हम ऊपर की साइड बढ़ेंगे और उसका रीज़न ये है कि इसमें मैग्नेट वाली साइड जो है उसमें मैग्नेट पर कहीं भी टॉप डेड सेंटर की, बॉटम डेड सेंटर की कोई भी टाइप की मार्किंग है वो नहीं है। और पता नहीं क्यों रॉयल एनफील्ड ने ये ट्रिक है वो यूज़ की है, बट उन्होंने कोई मार्किंग नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रैंक टॉप डेड सेंटर पर है या नहीं उसको पता करने का तरीका है ये होल। इसके अंदर आपको एक ऐसा ही छोटा होल दिखेगा जो कि क्रैंक शाफ्ट के अंदर बना हुआ है। बेसिकली क्रैंक शाफ्ट जो है उसको TDC पर लॉक करने का
यहीं पर एक तरीका है, उसके अलावा कोई निशान, कोई मार्किंग नहीं है। एक तरीका है स्पार्क प्लग के थ्रू स्क्रू ड्राइवर से चेक करने का, बट वो थोड़ा सा देसी तरीका है। मैं प्रोफेशनल आपको असेंबली सिखा रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको वो मेथड यूज़ करने के लिए नहीं बोल सकता। उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी 19-20 हुआ और आपकी टाइमिंग है वो ऑफ हो सकती है, उसकी वजह से इंजन डैमेज हो सकता है, या फिर आपको जो प्रॉपर परफॉर्मेंस है वो बाइक की ना मिले। तो उसके लिए आप देखना, ये टूल है बेसिकली, ये 5 mm की जो एलन की है वो है, एंड इट हैपन्स टू फिट इन दिस प्लेस परफेक्टली। तो इसको यहाँ पर रखना है, और जैसे ही देयर वी गो। अब अगर मैं क्रैंक को घुमाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये होल्ड कर रही है इसको। तो ये है टॉप डेड सेंटर लॉक करने का तरीका, और ये हम तभी कर सकते हैं जब RH असेंबली है वो ओपन रहे। तो यहाँ तक की जो फिटिंग है वो कर लेनी है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलेंगे, और जब हमारा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, टाइमिंग चैन लग जाएगी, टाइमिंग मैच हो जाएगी, उसके बाद हम वापस RH साइड आएंगे। तब तक के लिए ये ऐसे ही रहेगा। सो विद दैट साइड अब बारी आती है जो पिस्टन है उसको इंस्टॉल करने की, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि पिस्टन जो है उसमें मैंने रिंग्स वगैरह हैं वो पहले से इंस्टॉल कर ली हैं, और इनका गैप जो है वो भी मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो है वो बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर हो सकेगा तो मैं आई बटन में भी मेंशन कर दूंगा, आप उसको जाकर के चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन सी रिंग कहाँ तो लगेगी और कैसे लगेगी, और उसका गैप वगैरह है वो कैसे सेट करना है। ऑन दैट नोट अब हम पिस्टन पिन जो है उसको लगाएंगे यहाँ पर, पिस्टन का जो ये वाला हिस्सा है इसमें से पास थ्रू करते हुए, और कुछ इस टाइप की 2 सर्कलिप लगती हैं। तो एक जो है वो पहले से लगी हुई है, मैंने निकाली नहीं है, क्योंकि पिन जो है वो हम इधर से स्लाइड कर देंगे, और दूसरी वाली जो है उसको दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अभी समझा देता हूँ। इसको बेसिकली हमें स्क्वीज करके यहाँ पर ये जो रिसेस बना हुआ है इसके अंदर फंसाना है, और ये सारा काम करते हुए हमें लुब्रिकेशन का पूरा ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको फिट करते हुए दिखाऊंगा, तब जो इंजन ऑयल है वो आप देख पाएंगे कि मैं कहाँ कहाँ लगाने वाला हूँ। ऑन दैट नोट अभी ये समझ लें कि पिस्टन पर ये जो EX लिखा हुआ है इसका मतलब एग्जॉस्ट, मतलब एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर जिस साइड लगेगा ये सिरा हमें उस तरफ रखना है। तो इस इंजन के केस में एग्जॉस्ट जो है वो इस तरफ रहने वाला है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हर इंजन में एग्जॉस्ट इधर ही रहता है, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी मोटरसाइकिल्स हैं जिनमें साइलेंसर जो है वो इस साइड ना रहने की बजाय इस साइड रहता है। ऑन दैट नोट ये जो कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है उसको मैंने लुब्रिकेट कर लिया है। तो अब हम पिस्टन में जहाँ पर हमारी जो पिस्टन पिन है वो लगने वाली है उस सिरे को भी लुब्रिकेट करेंगे, और उसके बाद में हम थोड़ा सा जो ऑयल है वो हमारी जो पिस्टन पिन है उस पर भी लगाएंगे, एंड फिर एग्जॉस्ट वाली जो डायरेक्शन है उसको माइंड में रखते हुए ये जो पिस्टन पिन है इसको मैं बहुत ही केयरफुली इसकी जो प्लेस है उसमें से पास थ्रू करते हुए, जो स्मॉल एंड है उसमें से पास थ्रू करके ऑल द वे पुश कर दूंगा, एंड देयर वी हैव इट। और अब चलेगी ये जंग इसको यहाँ पर लगाने की, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी रहने वाला है। सबसे पहले आप एक चीज़ करें वो ये कि एक कपड़ा लें और उस कपड़े को यहाँ पर अच्छे से लगा दें, ताकि ये सर्कलिप आपसे ना लगे, तो कम से कम ये इंजन के अंदर तो ना गिरे, अदरवाइज ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। तो अब मैं इसको यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कैमरा के आगे इसको लगाने की कोशिश करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कैमरा ऑफ करके अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ तो ये जल्दी लग जाती है। तो एक बार मैं लगा लेता हूँ इसको, और वही हुआ जो मैं बोल रहा था। कैमरा बंद करके मैंने पहले अटेम्प्ट में इसको यहाँ पर लगा दिया है, और अभी ऑडेसिटी देखो मेरी, मैं आप तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको फिट करना होता है। एंड विद दैट बीइंग सेड अब हम पिस्टन का ये वाला साइड वाला जो एरिया है, इस साइड वाला इसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। माइंड में रखने वाली चीज़ है वो ये कि जब हम फिट करेंगे इसमें सिलेंडर, तब भी जो रिंग गैप है वो ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट उधर ही होना चाहिए जिधर हमने रखा है। उसके बाद में ये 2 लोकेटिंग डावल्स हैं, जो कि एक यहाँ पर जाएगी और एक जाएगी यहाँ पर। इस वाले सरफेस को मेक श्योर आप एकदम क्लीन रखें। अगर ये जो फेस है इसमें थोड़ा बहुत कोई डैमेज हो गया है तो आपको यहाँ पर RTV सिलिकॉन भी यूज़ करना है, लेकिन मेरे केस में ये फेस जो है वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, क्योंकि मैं साफ़ सफाई के टाइम ध्यान रखता हूँ कि जो फेसेस हैं वो डैमेज हैं वो ना हों। तो मैं जो पेपर गैस्केट है उसको या तो ऐसे का ऐसा लगा सकता हूँ, या फिर एक छोटी सी ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ हर बार
वो है कि जो पेपर गैस्केट है उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगाया जाए, जिससे एक तो थोड़ा सा ये चिपक जाता है प्रॉपरली, दूसरा अगर किसी भी रीज़न की वजह से हमें थोड़े टाइम के अंदर ही फिर से डिसमेंटलिंग है वो करनी पड़ती है, मे बी फिटिंग में कोई दिक्कत आ गई है या कोई चीज़ हम भूल गए हैं, तो ये जो गैस्केट है ये डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं और हमें मार्केट जा कर के फिर से इसको परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी एक सहूलियत है वो रह जाएगी। उल्टा लगा दिया मैंने बातों बातों में। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। बेसिकली सारे होल, सारे स्लॉट, सारी ऑयल लाइन सब कुछ प्रॉपर्ली अलाइन होगा, उस पोजीशन में इसको आपको रखना है। सेम जो सिलेंडर है उसका सरफेस है वो भी आपको चेक कर लेना है। अगर कहीं पर कोई भी डैमेज दिखे तो वहाँ पर आपको आरटीपी सिलिकॉन यूज़ करना है ताकि लीकेज है वो ना हो। विद दैट सेड, मेक श्योर जो बोर है वो एकदम अच्छे से क्लीन हो। सिलेंडर की बेसिकली जो अंदर की वॉल है उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर इस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा इंजन ऑयल लुब्रिकेशन के लिए। फिर इसको हम करेंगे इसकी पोजीशन पर अलाइन और एक एक करके जो रिंग्स हैं वो हम फिट करने वाले हैं। और टॉप 1 रिंग हमारी फिट हो गई है। टाइम फॉर टॉप 2। अगर हाथ से रिंग्स हैं वो आप पुश ना कर पाएँ तो आप एक नॉर्मल फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है उसकी भी हेल्प है वो ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही पेशेंटली, सब्र के साथ ये जो पर्टिकुलर टास्क है ये हमें करना है, क्योंकि अगर आप पेशेंस से काम नहीं लेंगे तो रिंग्स हैं उनको आप तोड़ सकते हैं और रिंग टूट गई तो बॉस फिर गुड लक। और अब हम जो सिलेंडर है उसको नीचे की साइड स्लाइड करते जाएंगे। अगर पिस्टन ऊपर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज क्रैंक नीचे चली जाएगी। अभी हमारा गोल है वो ये है कि हम सिलेंडर को अलाइन करके इसकी जो परफेक्ट पोजीशन है उस पर बिठा दें। देयर वी हैव इट। अब हम इसको यहाँ पर पकड़ के रखते हुए क्लच हाउसिंग है इस वाली साइड उसको घुमाएंगे तो हमारा पिस्टन जो है वो ऊपर आ जाएगा। देयर वी हैव इट। पिस्टन जो है वो टीडीसी पर आ गया है। अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इस वाले फेस को भी अच्छे से चेक कर लेंगे, मेक श्योर कि एकदम फ्लॉलेस हो। उसके बाद में ये वाली जो गाइड है कुछ इस तरीके से जो दिखती है, इसको स्लाइड करने की जो है वो बारी आएगी और इसकी जो पोजीशनिंग है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। यहाँ पर ये जो रीसेस है उसमें तो ये जा कर के रुकेगी और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर इसमें जा कर के फंस जाएगा। तो इसको सिंपली ऐसे स्लाइड करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और ये अभी लगानी ज़रूरी इसलिए है बिकॉज इसके ऊपर जो हेड गैस्केट है वो आएगा, फिर ये लग नहीं पाएगी। अब 2 लोकेटिंग डावल्स हैं, एक लगेगी यहाँ पर, एक लगेगी यहाँ पर। और ये जो डावल्स हैं इनमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये, मतलब ये 2 डावल्स ओवर हीटेड थी, उनमें से एक मैंने नीचे लगा दी है। वो कैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल डावल ऐसी होती है और गर्म ओवर हीट होने के बाद जो डावल है वो थोड़ी सी नीली या डार्क हो जाती है कलर में। तो डेफिनेटली इस इंजन के साथ इशू ओवर हीटिंग का ही था। देयर वी हैव इट, ये लग गई। फिर हम ब्रांड न्यू सिलेंडर हेड गैस्केट है उसको प्लेस करने वाले हैं। कागज़ की जो भी पैकिंग है, पेपर जो गैस्केट्स हैं उनको तो आप रिप्लेस करेंगे क्योंकि निकालते टाइम वो डैमेज हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि यार ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हेड गैस्केट इज समथिंग जो कि आपको एवरी सिंगल टाइम आप सिलेंडर हेड हटा करके वापस रख रहे हैं तो ये आपको नया ही डालना है। हमेशा याद रखना ये चीज़। ये इसकी सही ओरिएंटेशन नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें इंजन में क्या होता है कि वैसे ही लगेंगी जैसे वो डिज़ाइन की गई हैं लगने के लिए। तो आप कुछ ज़्यादा ही डम्ब हो या ध्यान नहीं दे रहे हो तो ही आप गड़बड़ कर सकते हो। अदरवाइज इंजन रिबिल्डिंग है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है और रॉकेट साइंस भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफ़ यू नो यू नो। फिर बारी आती है जो सिलेंडर हेड है उसको इंस्टॉल करने की, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक प्रिपरेशंस हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी सिलेंडर हेड फिट कर सकें उससे पहले। जैसे कि जो वाल्स हैं वो और उनके जो भी रिटेनर, स्प्रिंग्स, ऑयल सील्स हैं वो सारी चीज़ें, तो ये सब हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि ये इंजन आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से इसको साफ़ किया है, किस तरीके से इसको मैंने हैंडल किया है। कहीं पर भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आने दिए हैं। एटलीस्ट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू समथिंग अप्रोप्रिएट। लेकिन ये हेड होके आया है लेथ मशीन शॉप पर से। और एक बार इसकी ये वाली साइड देखो यार, मतलब ये प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने प्रोफेशनली काम किया है। काम में मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट द वे दे हैंडल इट, मतलब चलो ठीक है ये तो हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं एंड थैंक गॉड कि इस एरिया में ज़्यादा स्क्रैचेस हैं या डेंट्स हैं मेजर वो हैं भी नहीं।
लेकिन यहाँ पर देखो ये छोटा सा डेंट है वो लगा हुआ है। अब इतने एरिया में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंबस्शन की सीलिंग जो है वो यहाँ पर ये वाली जो है ये होती है, ये हमारी इंटैक्ट है। लेकिन फिर भी आपकी मशीन को बहुत कम लोग अपनी मशीन समझ करके ट्रीट करने वाली हैं। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यही थोड़ा प्रोफेशनली हैंडल किया जाता तो ऐसा कोई भी स्क्रैच है वो नहीं देखने को मिलता। ये जो माइनर स्क्रैचेस हैं ये वो एमरी पेपर यूज़ करके भी, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले ये जो स्टेम वाला एरिया है इसको हम लुब्रिकेट करेंगे और हमारी जो गाइड्स हैं जो कि अभी ताज़ा रिप्लेस हुई हैं इनको भी लुब्रिकेट करेंगे। सो देयर वी गो, दोनों को लुब्रिकेट कर लिया इंटरनली। और वाल्व लैपिंग है वो भी करानी ज़रूरी होती है। अब वही चीज़ वो लेथ मशीन शॉप पर आप जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वो खुद आपको करके दे देंगे क्योंकि उनका ये डेली बेसिस का काम है, बट बताना मेरा काम है। यहाँ पर आ गया इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। उसके बाद में ये बॉटम रिटेनर्स हैं जिन पर जो स्प्रिंग है वो बैठती है, तो इनको लगाना है। अब इनमें भी आप जो पैटर्न है वो देख सकते हैं, एक है वो नॉर्मल है, एक जो है वो डार्क हो चुकी है ओवर हीट की वजह से। एंड आई बिलीव कि जिस साइड ओवर हीट हुई है वो ऑब्वियस सी बात है एग्जॉस्ट वाली साइड ही होगी, तो हम इसको उधर ही रख देते हैं। और ये कुछ इस तरीके से लगेंगी, जो फ्लैट वाला जो हिस्सा है वो रहेगा नीचे और ये जो हिस्सा है ये रहेगा ऊपर। उसके बाद में जो गाइड है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे और अब लगाएंगे हम दोनों जो वाल सील्स हैं उनको। तो वाल सील्स में जो वाइडर साइड है वो नीचे जाएगी और जो नैरो साइड है वो रहेगी ऊपर। और ये हम इस वाल में से बहुत ही आराम से पुश करते हुए यहाँ पर लाएंगे और फिर पुश करेंगे। देयर वी गो, एकदम प्रॉपरली अपनी जो प्लेस है वहाँ पर बैठ चुकी है। इसी तरीके से इस वाली को लगाना है। देयर वी गो। फिर लगने वाली हैं वाल्व की स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स जो हैं उनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड जो कोइल्स हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा है, एक साइड गैप कम है, सेम इसमें है। तो ये जो गैप कम है वो साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसमें भी नीचे की तरफ रखेंगे। फिर लगने वाली है अपर रिटेनर, ये वाला सिरा जाएगा नीचे और ये जो हिस्सा है इसमें लगेंगी ये कोलेट्स। और कोलेट्स कैसे लगेंगी, कोलेट्स का जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है वो बाहर रहेगा, जो कि वाल्व के अंदर जो रीसेस है उसमें जा कर के ग्रैब करेगा। तो सिंपली कोलेट जो है उनको इस तरीके से प्लेस करना है। देयर वी हैव इट। और फिर रखना है यहाँ पर। और अब लगेगा हमें टूल। लेकिन अगर आपके पास टूल ना हो तो सबसे पहले यहाँ पर आप रखेंगे एक कपड़ा, ताकि जो वाल्स हैं दोनों वो जब हम दबाएं तो बाहर ना निकलें। कपड़े की जगह आप सॉकेट भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैं कपड़े के साथ ट्राई कर रहा हूँ। तो कपड़ा रख दिया। अब करना क्या है, दोनों अंगूठों की हेल्प से इन कोलेट्स को और रिटेनर को अंदर की साइड पुश करना है, वाइल हमारा वाल जो है वो अपनी पोजीशन पर होल्ड रहेगा। और ऐसा करते हुए अगर आप सही टेक्निक और सही फोर्स जो है वो लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो वाल्व है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा। कोलेट्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी और आपको स्पेशल टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशल टूल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है यूज़ करना, इसलिए मैं इस टाइप का जो मेथड है वो यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इतना जोर नहीं लगा पा रहे हैं या टेक्निक सही नहीं हो रही है आपकी, तो आप जो प्रोफेशनल वाल्व पुलर आता है, इंस्टॉलर आता है, उसकी हेल्प से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा मैं, उसमें वो दिखाया है मैंने कि वो टूल कैसे यूज़ होता है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। अब इस वाली साइड भी सेम टेक्निक से ट्राई करते हैं हो पाता है या नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह अजीब है, उधर थोड़ा सा ओपन एरिया था। लेट्स सी। तो नीचे कपड़ा रखा हुआ है। देयर वी गो, नॉट दैट बैड। पुश करके देखा, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इधर और पुश करके देख लेता हूँ, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो हमारे वाल्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। आगे की जो इंस्टॉलेशन है वो हम हेड लगा करके भी कर सकते हैं, तो इसलिए हेड जो है उसको हम यहाँ पर सारी चीज़ों को आपस में अलाइन करते हुए, डावल्स के साथ हेड को अलाइन करते हुए रखेंगे। ये लग गया हमारा सिलेंडर हेड। और अब बारी आती है, टोटल ये 6 बोल्ट्स हैं और 4 वॉशर्स हैं, इनको लगा करके हेड को सिक्योर करने की। तो उसके लिए सबसे पहले ये 2 बोल्ट्स हैं जो कि यहाँ इस वाली साइड अंदर की तरफ इनके लिए जो बोल्ट होल्स हैं वो बने हुए हैं। मैं थोड़ी देर में आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन अभी मैं इनको खाली
यहाँ पर रख रहा हूँ। इनको ना हम टाइट करने वाले हैं अभी, ना कुछ और। अभी एक बार ये जस्ट अपनी प्लेस पर रखे गए हैं। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, बट मैंने अभी कर दिया। अब ये 4 हमारे बोल्ट्स हैं और ये नॉन रीयूजेबल बोल्ट्स हैं। मतलब रॉयल इनफील्ड कहता है कि ये स्ट्रेच हो जाते हैं, और बात सही भी है। तो इनको आपको रीयूज़ है वो नहीं करना चाहिए, पर करें क्या, मार्केट में मिलनी भी तो चाहिए चीज़। एनीवेज, अभी इनके जो वॉशर्स हैं चारों, उनको लगाना है। There we have it, चारों वॉशर्स लग गए। अब इन चारों के जो थ्रेड्स हैं, उन थ्रेड्स को करेंगे लुब्रिकेट। और उसके बाद में इनके लिए 4 स्लॉट्स हैं, 1 2 3 और 4। इनमें इनको रखना है। सबसे पहले क्रिस क्रॉस पैटर्न में हाथ से इनको टाइट करना है। देयर वी हैव इट, इनको हैंड टाइट कर दिया है अभी। और यहाँ पर लगेंगे वो 2 छोटे वाले बोल्ट्स। इनको सबसे लास्ट में टाइट करना है जब इनका टॉर्क सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी इनका बता देता हूँ। अभी इनको नेक्स्ट स्टेप है क्रिस क्रॉस पैटर्न में 15 न्यूटन मीटर पर चारों बोल्ट्स को टॉर्क करना है। उसके बाद में स्टेप 2 आएगा जिसमें न्यूटन मीटर पर टॉर्क करना है। और उसके बाद में इनको 150 डिग्री पर अगेन हमें टाइट है वो करना है। तो सबसे पहले 15 न्यूटन मीटर, उसके बाद में, और अब बारी आएगी इन्हीं चारों को क्रिस क्रॉस पैटर्न में 150 डिग्री 150 डिग्री पर टाइट करने की। तो अब डिग्री कैसे मेजर करें, तो उसका सिंपल सा तरीका एक तो ये है। तो मान लो कि ये अभी 0 डिग्री पर है, तो इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और आई थिंक यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो एक बार तो 90 कर देंगे और एक बार 60 कर देंगे। 90 + 60 150। तो इस तरीके से मैं तो इनको टॉर्क करने वाला हूँ। अगर आपके पास डिग्री वाला एंगल वाला जो टॉर्क रेंज है वो है, या वो एंगल वाला जो अडेप्टर आता है वो है, तो उस पर 150 सेट करके चारों को 150 करना है। इसको यहाँ से नीचे उतार के रखा है और बैंड बज गई कसम से। इतना हैवी इंजन हो चुका है ये ऑलरेडी, और अभी तो पता नहीं कितनी चीज़ें बची हुई हैं, और वो मैग्नेट में ही बहुत ज़्यादा वेट है, बाकी चीज़ों में तो है ही है। एनीवेज, कर लिया है टॉर्क, मार्किंग्स वगैरह भी कर दी हैं। अब ये 2 अंदर वाले हैं, ये टॉर्क करने हैं, तो ये मैं कर लेता हूँ। उसके बाद तो इंस्टॉल करेंगे इस वाली गाइड को। ये कुछ इस तरीके से लगने वाली है। यहाँ पर इसका जो थ्रेड है वो बना हुआ है, और ये वाला इसमें बोल्ट लगेगा, ये वॉशर लगेगा कुछ इस तरीके से, और इनके बीच में जो है वो हमारी जो गाइड है वो रहने वाली है, और इसके एंड पर हम थ्रेड लॉकर लगाएंगे। तो देयर वी हैव इट, थ्रेड लॉकर मैंने लगा दिया है। ये वॉशर निकाल लेता हूँ एक बार। सबसे पहले यहाँ से कुछ इस तरीके से जो गाइड है उसको लेकर के आएंगे, फिर ये लगाएंगे कुछ ऐसे, और फिर पीछे की साइड इसका जो वॉशर है उसको प्लेस करेंगे, एंड देन इसको थ्रेड्स में लगा करके टाइट कर देंगे। फिर लगाएंगे टाइमिंग चैन को। तो इसमें एक ये लिंक है जिस पर ये डिस्कलर हो रखा है, तो ये वाली साइड हम बाहर रख लेंगे। वैसे कोई नेसेसरी नहीं है, बट जस्ट फॉर OCD। फिर जो इधर वाला पैड है उसको कुछ इस तरीके से पुश करके रखेंगे, और जो टाइमिंग चैन है उसको ड्रॉप करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में ऐसे इसको लेकर के आना है, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर हमें जो पैड्स हैं उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए जो चैन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इधर वाला जो ये पैड है इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। ज़्यादा ना निकालें, अदरवाइज़ ये टूट भी सकता है, और जोर ना लगाएं। जेंटली अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर वी हैव इट, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। चैन हमारी अंदर प्लेस हो गई है। अब चैन को हम ये जो टीथ्स हैं इनके साथ मेश करेंगे। देयर वी गो, चैन जो है वो प्रॉपर्ली टीथ्स के साथ मेश हो चुकी है। अब हम पैड को वापस से प्लेस कर देंगे, और अभी चैन अपनी जगह पर रहे, नीचे ना गिरे, इसके लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर भी रख सकते हैं यहाँ पर। देयर वी गो। क्योंकि अब हम लेकर के आने वाले हैं पिस्टन को TDC पर। मैंने ये प्रोसेस आपको पहले समझा दी थी, लेकिन अब टाइम टू पुट इट इन एक्शन। तो यहाँ पर तो आई डोंट थिंक कि आपको दिखेगा, लेकिन बेसिकली आपको क्रैंक के अंदर जो होल है उसको अलाइन करके ये जो टूल है उसको हम फंसाएंगे। देयर वी हैव इट, ये फंस चुका है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि
अंदर वाला जो होल है क्रैंक का उसके बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज़ का हो, उससे छोटा ना हो, अदरवाइज़ ज़्यादा प्ले रहेगी तो फिर टीडीसी में दिक्कत आ सकती है। तो अभी ये हमने फंसा दिया है। कंफर्म करने का तरीका घुमाते हैं, लॉक हो रखा है। और एक देसी तरीका और बता देता हूँ, हालांकि वो एक्यूरेट नहीं है, वो है कि वुडरफ की जो है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी ऊपर की साइड। आप देख सकते हैं अगर ये एक सीधी लाइन 0 डिग्री है तो ये एकदम 90 डिग्री है इसके, तो एकदम स्ट्रेट रहेगी ऊपर की तरफ, तब हमारा पिस्टन है वो टीडीसी पर है। तो अब हमारा बॉटम एरिया जो है इंजन का पिस्टन तक वो टीडीसी पर आ चुका है। अब हमें इस एरिया को टीडीसी पर रखते हुए जो टाइमिंग है वो मैच करनी है, तो वो करते हैं। तो उसके लिए ये है हमारी कैमशाफ्ट, और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप फ्रेशली जो कंपनी से इंजन होकर के आया है उसको डिसमेंटल करें फॉर XYZ रीज़न, तो आप ये जो 3 बोल्ट्स हैं इनको ना खोलें, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग है वो पहले से एडजस्ट की हुई है। लेकिन अगर आप खोल भी लेते हैं तो भी या तो आपके पास स्पेशल टूल होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो बता रहा हूँ तरीका। यहाँ पर TDC लिखा हुआ है, ये एक एरो बना हुआ है, और ये जो एरो है होल्ड करके रखती है, इसमें ये जो बीच वाला हिस्सा है इसके जस्ट यहाँ पर ये जो कास्टिंग से लाइन बनी हुई है, इस एरो को इस कास्टिंग वाली लाइन के कुछ इस तरीके से रखना है। मैं आपको प्लेस करके समझा देता हूँ। बेसिकली ऐसे यहाँ पर हमारा जो कैम शाफ्ट वाला जो टॉप डेड सेंटर है वो रहने वाला है, और यहीं पर हमें जो टाइमिंग है उसको मैच करना है। और वो जो टूल है वो इसमें और इसमें फंस करके इसमें यहाँ पर लॉक हो जाता है, जिससे कि आप TDC है उसको अलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर टूल नहीं है तो तरीका मैंने बता दिया है, बाकी इनको ना खोलेंगे तो बेहतर है। अगर ये स्प्रोकेट या कैम शाफ्ट आप चेंज कर रहे हैं तो भी तरीका मैंने बता दिया है। टॉप डेड सेंटर अलाइन करना है इस कैप के साथ में, वो हम अभी भी करेंगे, लेकिन मैंने बात बताई है जस्ट आपको। एक यहाँ पर अलाइन करना है और फिर इन तीनों बोल्ट्स को टाइट करना है जिस भी सेटिंग पर ये टाइट होंगे। तो अभी बॉटम पार्ट आपको दिख ही रहा होगा, मैं इसको घुमा के दिखा देता हूँ। लॉक है हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो, थोड़ा सा ये प्ले है लेकिन इतना चल जाएगा, नॉट एन इशू, क्योंकि इतना जो है वो इसके जो गियर्स हैं जिनमें ये जो टाइमिंग चैन है वो फंसती है, उनके बीच में इतना गैप है कि ये जो है ये नॉमिनल में काउंट होता है। इस प्ले की वजह से हमारा टीथ आउट नहीं हो सकता, ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जो दांतें हैं इतने से गैप में एक दांता एक्स्ट्रा लेफ्ट या राइट हम नहीं कर सकते, तो हमारी टाइमिंग आउट नहीं होगी। लेकिन इससे ज़्यादा प्ले होगा तो दिक्कत हो सकती है। ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर रखना है, टाइमिंग हमने लॉक कर दी है। अब ऊपर की साइड बारी आती है हमारी जो कैम शाफ्ट है उसको लगाने की। तो कैम शाफ्ट जो है उसको सबसे पहले हम स्लाइड करेंगे। वैसे अगर आपने इसको खोल लिया है तो पहले आप कैम लगा लें, कैम के अंदर की आगे जो मैं प्रोसेस दिखाने वाला हूँ वो आप पहले कर लें, और टाइमिंग जो मैच है वो आपको बाद में करनी है। हालांकि वो कंफर्म हम बाद में ही कर पाएंगे जब कैम प्लेट लगेगी, लेकिन अभी क्योंकि मैंने ये गियर नहीं खोला है तो इसलिए मुझे ये प्रोसेस अभी करनी पड़ रही है। TDC जो इमेजिन मैं कर सकता हूँ कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको आगे की साइड स्लाइड करेंगे और जो चैन है वो प्रॉपरली इसका जो गियर है उस पर लग जाएगी, एंड अब आ जाएगी ये वापस अपनी पोजीशन पर। TDC चेक करते टाइम याद रखें कि जो टेंशनर है उसकी आपको रेप्लिकेशन है वो करनी है, तो आप फिंगर या स्क्रू ड्राइवर है वो यहाँ पर लगा करके जो हमारी ये वाली जो गाइड है इसको थोड़ा सा पुश करेंगे अंदर की तरफ। थोड़ी सी टेंशन जब चैन पर पड़ेगी तब हमें जो TDC है वो चेक करना है। एंड टू माई बेस्ट नॉलेज आई थिंक मैंने TDC एकदम स्पॉट ऑन मैच किया है। तो अभी मैं कैम प्लेट एक बार टेम्परेरीली रख के आपको टाइमिंग है वो कंफर्म करा देता हूँ। और यहाँ पर भी आप ओवर हीटिंग की वजह से जो मार्क्स हैं वो देख सकते हैं, हालांकि ये डैमेज ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसको चला रहे हैं। अभी इसको मैं डाउल्स के साथ अलाइन कर रहा हूँ। अलाइन करके अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्पॉट ऑन। टेंशनर जो है उसकी हेल्प से यहाँ पर टेंशन दे रहा हूँ एज यू कैन सी, तो अब आप देखिए एकदम स्पॉट ऑन। जो एरो है वो बिल्कुल कास्टिंग वाली जो लाइन है इसके एकदम सामने है। तो ये है हमारी टाइमिंग। बॉटम हमारा टॉप डेड सेंटर पर हो गया, टॉप हमारा टॉप डेड सेंटर पर हो गया। कुछ इस तरीके से हमारी टाइमिंग है वो मैच होती है। लेकिन अभी हम कैम प्लेट को निकालेंगे क्योंकि इससे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो कैम प्लेट में ही हमारे जो रोकर्स वगैरह हैं वो लगेंगे, तो वो हमें फ़िट करने हैं। निकल जा भाई, क्या हो गया, देयर वी हैव इट। इसमें वो फिट करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक छोटी सी चीज़ है, ये रही। इसको मैं दिखा देता हूँ या कहाँ लगेगी ये। तो टाइमिंग हमारी मैच हो गई है, तो अब हम इसको लगा सकते हैं। बेसिकली ये जो रिसेस दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो कैम शाफ्ट को इसके साथ अलाइन करना है, देयर वी गो।
उसके बाद इसको इसमें प्लेस करना है एंड फिर इसको करेंगे अंदर की साइड स्लाइड। देयर वी गो, ये पूरा अंदर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और अब ये हमारी आगे एंड पीछे मूव नहीं करेगी। तो हमारी कैमशाफ्ट लॉक हो गई, टाइमिंग हमारी परफेक्ट है। तो अब मैं इसको असेंबल करना आपको दिखा देता हूँ और फिर इसको रखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसमें दो ये लोकेटिंग डावल्स हैं जो कि इसी में लगी हुई हैं। ये अदरवाइज़ आपको यहाँ से निकाल करके यहाँ पर और यहाँ पर प्लेस करनी थी, बट ये निकल नहीं रही हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जहाँ पर पिन्स हैं वो जाने वाली हैं, उस एरिया को लुब्रिकेट कर लें और इन सारे पार्ट्स को भी अच्छे से लुब्रिकेट आपको कर लेना है। उसके बाद में एक चीज़ जो आपको जान लेनी है वो ये कि दोनों जो पिन्स हैं वो सेम हैं, डिट्टो सेम, और दोनों जो रोकर आर्म्स हैं वो भी सेम हैं। तो कोई भी एक रोकर आर्म है उसको लेंगे और उसको हम प्लेस करेंगे। चाहे तो इस वाली को यहाँ पर ऐसे प्लेस कर सकते हैं आप पहले, या फिर इस वाली को आप इधर ऐसे प्लेस कर सकते हैं। दोनों रोकर आर्म सेम है, बेसिकली वाल क्लियरेंस का डिफरेंस आता है तो वो हम देख लेंगे। अभी इसको यहाँ पर ऐसे रखना है और कोई भी एक जो पिन है वो लेनी है, और इसमें एक साइड आपको थ्रेड्स बने हुए दिखेंगे, चूड़ियाँ बनी हुई दिखेंगी बेसिकली, और एक साइड है वो सिंपल है। तो सिंपल वाली साइड हम अंदर रखेंगे, थ्रेड्स वाली साइड हम बाहर रखेंगे। ऐसा इसलिए कि जब इसको हम निकालेंगे तब निकालते टाइम यहाँ पर एक बोल्ट लगा करके इसको हम खींच सकते हैं, दैट्स वाई। और इसका ये वाला जो कट है वो यहाँ पर अलाइन करना है। ये कट आपको इधर भी दिख जाएगा लेकिन इसमें थ्रेड्स नहीं है, इसलिए हम थ्रेड वाली साइड इधर रखेंगे। और इसमें ये होल्स बने हुए हैं, मेक श्योर आप इसको अच्छे से क्लीन कर लें। ये ऑयल पासेस के लिए हैं ताकि जो लुब्रिकेशन है उसकी कमी ना हो, ओवर हीटिंग की वजह से मेटल डैमेज ना हो। देयर वी हैव इट। इसको रखना है कुछ इस तरीके से, और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसको घुमा सकते हैं, जिससे कि जो ये वाला जो कटआउट था वो प्रॉपर्ली मैच हो जाएगा। तो इस वाली साइड हो गई। ऐसे ही हमें दूसरी वाली साइड कर लेनी है, तो इसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होने वाली है, और इसमें भी थ्रेड वाली साइड है वो हम बाहर रखेंगे, और जो कटआउट्स हैं उनको हमें मैच करना है। तो ऐसे मैच नहीं हो रहे हैं, ऐसे मैच हो रहे हैं। तो ऐसा रखते हुए इसको ऑल द वे हम इसको पुश करते जाएंगे एंड देयर वी गो। ये भी परफेक्टली अलाइन हो गया। तो अब हम इसको एज एन असेंबली यहाँ पर रख सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाली जो साइड है जिसमें ये वाला पोर्शन भी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड, इसको इधर रखना है। तो कहने का मतलब है ये ऐसे लगेगी। उसके बाद में ये 4 बोल्ट्स लेने हैं और इनके जो थ्रेड्स हैं उनको करना है ऑयल। चारों बोल्ट सेम हैं, एक एक करके इनको लगाना है और अब इनको कर देंगे क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट। और अब इंस्टॉल करने वाले हैं चैन टेंशनर को। तो टेंशनर जो है उसका फेस अगर डैमेज हो तो आपको अगेन जो आरटीपी सिलिकॉन है वो यूज़ करना पड़ेगा, बट इस केस में ये एकदम सही है। तो अभी हम सबसे पहले जो गैस्केट है उसकी प्लेसमेंट देखते हैं। सो देयर वी हैव इट। हमारा जो गैस्केट है वो कुछ इस तरीके से प्लेस है वो होने वाला है, और टेंशनर जो है उसमें अप लिखा हुआ है और एरो बना हुआ है। ये साइड हमें ऊपर को रखनी है, और टेंशनर को हम ये वाली जो पिन है इसको नीचे की साइड प्रेस करके, अगर आगे ये आ रखा है तो इसको ऑल द वे पीछे ले आएंगे और फिर छोड़ देंगे, दैट्स इट। अब हमें इसको यहाँ पर प्लेस करना है और फिर इसके ये 2 बोल्ट्स हैं इनको कर देना है टाइट। फिर ये एक बोल्ट है जिसमें ये पिन है, जिसमें ये जो स्प्रिंग है इसको हमें कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। स्प्रिंग को आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, नो बिग डील। एक ये ओरिंग है, तो सबसे पहले ओरिंग को यहाँ पर इसके लिए जो सीट बनी हुई है उसमें पुश करेंगे, देयर वी गो। और अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, पुश करेंगे तो आपको आवाज़ सुनी होगी वो। और अब हम कर देंगे इस बोल्ट को ऑल द वे टाइट। और ये जो टेंशनर्स हैं ये ख़राब होते हैं, तो मेक श्योर जिस पोर्शन को हमने प्रेस करके टेंशनर को पीछे किया था, जस्ट मेक श्योर कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हो। उसमें थोड़ी सी आपको स्प्रिंग की टेंशन है वो फील होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो टेंशनर है वो टाइमिंग चैन को प्रॉपर्ली टाइट है वो नहीं रख पाएगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट होता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो टाइमिंग है वो एकदम स्पॉट ऑन है, प्रॉपर जो चैन को हमने टेंशन है वो दे दी है तब भी। और कंफर्म करा देता हूँ, लॉक है अभी टीडीसी पर है, तो अभी इस लॉक को हम निकालते हैं और इसको घुमाते हैं, एटलीस्ट एक राउंड तो घुमाएंगे। वाल्स हैं वो भी प्रॉपर्ली ऑपरेट हो रहे हैं,
अभी वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट करनी बाकी है वैसे, इन केस अगर आपको लग रहा हो कि मैं भूल गया हूँ। अभी एक बार फिर से जो TDC है उस पर आ चुका है बिल्कुल, तो हम फिर से इसको TDC पर लेकर के आते हैं। इस एरो को हम रखते हैं इस लाइन के सामने, देयर वी गो। और ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर हमें वाल्व क्लियरेंस है वो एडजस्ट करनी है। इस पर्टिकुलर बाइक में एग्जॉस्ट वाली जो क्लियरेंस है वो है 0.18 mm और इनटेक वाली जो क्लियरेंस है वो है 0.08 mm। तो यहाँ पर आपको एडजस्ट करनी है। एडजस्टमेंट बेसिकली फिलर गेज को यूज़ करना है। ये वाला जो नट है इसको अनलॉक करके फ्लैट हेड यूज़ करके इसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं क्लियरेंस के अकॉर्डिंग। वाल्व क्लियरेंस कैसे एडजस्ट करनी है, बहुत सारी बाइक्स की मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं 350 वाला जो है J सीरीज़ है इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बता देना अगर उसकी डिमांड होगी तो डेफिनेटली वो वीडियो है वो आ जाएगी। ऑन दैट नोट अभी मैं इसकी वाल्व क्लियरेंस है वो एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की जो असेंबली की प्रोसेस है उस पर कंटिन्यू हम रहेंगे। और अभी इंजन हमारा उस पोजिशन पर आ चुका है कि हम किसी भी साइड की असेंबली है वो पहले कर सकते हैं। आप चाहें तो अब ऊपर लगे हुए हैं तो ऊपर का जो पार्ट है वो सारा फिट कर लें, उसके बाद आप राइट साइड कर लें, फिर लेफ़्ट साइड कर लें, चाहे लेफ़्ट साइड कर लें फिर राइट कर लें फिर टॉप कर लें। बेसिकली आप किसी भी तरीके से अब चीज़ों को फिट कर सकते हैं। अब एक स्पेसिफिक ऑर्डर है वो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये वाली साइड में एक बार ओपन छोड़ूँ, सबसे पहले मैं मैग्नेट वाली साइड कंप्लीट करूं। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टर मोटर है उसको लगाना है। इस पर यहाँ पर एक ओरिंग लगी रहती है, मेक श्योर आप उसको लुब्रिकेट कर लें। विद दैट साइड अब स्टार्टर मोटर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से पुश करेंगे, देयर वी गो। और अब इसके ये 2 बोल्ट्स हैं इनको लगा करके इसको कर देंगे टाइट। फिर हम लेफ़्ट साइड की जो असेंबली है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। विद दैट साइड अब ये वाले जो पार्ट्स हैं स्टार्टर का ड्राइव और ड्रिवन गियर उनको हम लगाएंगे। तो एक पिन तो ये है, एक पिन यहाँ पर लगती है, ये पहले से लगी हुई है। मेरे केस में ये निकल नहीं रही है, अगर निकले तो आपको एक पिन यहाँ पर लगानी है, एक लगेगी ऊपर। अब सबसे पहले लगाएंगे इस वाले गियर को, तो इसकी ये वाली साइड रहेगी अंदर, ये रहेगी बाहर, और ये यहाँ पर कुछ ऐसे लगेगा। लेकिन उससे पहले इसको भी लुब्रिकेट करेंगे और जिस रिसेस में इसकी जो पिन है वो जाएगी उसको भी लुब्रिकेट करेंगे, और जो पिन है उसको भी लुब्रिकेट करना है। देयर वी गो। जो टीथ है उनको स्टार्टर के टीथ के साथ लाइन किया और उसको लगा दिया, यहाँ पर पुश कर दिया ऑल द वे। फिर ये इसकी 2 डावल्स हैं, एक इसमें आएगी कुछ ऐसे और दूसरी वाली है वो इस वाली पिन में लगेगी। तो पहले पिन को लुब्रिकेट करेंगे, फिर जो गियर है उसको लुब्रिकेट करना है। और ये वाला जो गियर है ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ऐसे भी लग जाएगा ऐसे भी लग जाएगा, तो आप लगा सकते हैं इसको कैसे भी। खाली जो टीथ है उनको अलाइन कर लें, ये लग गया। फिर लग जाएगी ये वाली डावल एंड ये दोनों हमारे हो गए तैयार। अब जो मैग्नेट है उसको रेडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पीछे की साइड हमें जो हमारा 1 वे है उसको लगाना है। तो 1 वे को लगाने का तरीका ये है, ये 1 वे की प्लेट है, इसमें भी वेट है। तो ये मैग्नेट जो है अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो इसमें खुद में भी काफ़ी वेट है और इवन इसकी रिंग जो है वो भी काफ़ी हैवी है। तो बैलेंसिंग के लिए मैग्नेट के अंदर इतना बड़ा जो बैलेंसर है, वेट है, वो रॉयल एनफील्ड ने ऐड किया है। ऑन दैट नोट इसमें ये वाला जो रिसेस है इसमें हमें हमारा जो 1 वे है उसकी ये जो बाहर निकली हुई जो साइड है उसको कुछ ऐसे फिट करना है। और उसके बाद में ये जो टोटल 6 होल्स हैं इनको इनके स्पेसिफिक जो होल्स हैं उनके साथ अलाइन करना है। जैसे ही आप इनको अलाइन करेंगे तो आप इसको प्रेस करके कुछ इस तरीके से प्लेस कर पाएंगे एंड फिर हम इसको इस साइड लेकर के आएंगे। मेक श्योर करेंगे कि जो होल्स हैं वो अलाइंड हैं और फिर लगाएंगे ये टोटल 6 बोल्ट्स। और इनके थ्रेड्स पर लोकटाइट है वो लगा लेना है, पहले से भी इसमें लगा हुआ है लेकिन हम और लगाएंगे। और वो लगा करके इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में या नॉर्मली कैसे भी आप टाइट है वो कर सकते हैं। और जब ऐसा हो जाए तब आप जो 1 वे है उसको लुब्रिकेट कर सकते हैं। और फिर ये है इसका स्टार्टर गियर या फिर फ्लाई व्हील, इसको भी लुब्रिकेट कर लेना है। और फिर मैग्नेट जो है उसके ऊपर फ्लाई व्हील को कुछ ऐसे प्लेस करना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। क्लॉकवाइज ये लॉक रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज ये फ्री रहेगा। फिर इसके अंदर एक बुशिंग बनी हुई है उसको भी लुब्रिकेट कर लेंगे। उसके बाद में ये वुडरफ की है जो कि यहाँ पर जो क्रैंकशाफ्ट में जगह है उसमें स्लाइड होगी कुछ इस तरीके से। इसको आगे की साइड थोड़ा नीचे रखेंगे
ताकि इंस्टॉलेशन इजी हो। उसके बाद में मैग्नेट की पूरी जो असेंबली है फ्लाईव्हील के साथ में उसको लेना है, और ये जो निशान बना हुआ है, जो ये कटआउट बना हुआ है, इसमें जो वुडरफ की है इसको फिट करना है। फिर फ्लाईव्हील के जो टीथ्स हैं उनको इस गियर के टीथ्स के साथ मेश करते हुए हमें पूरा अंदर की साइड पुश कर देना है मैग्नेट को। और अब लगाना है इसका बोल्ट, जिसमें ऑयल गैलरी के जैसे होल है, तो मेक श्योर ये क्लियर हो। ये वॉशर है, कैसे भी इसको आप लगा सकते हैं, नो बिग डील। इसको यहाँ पर लगाना है और उसके बाद में इसको करना है टॉर्क। तो उसके लिए एक मैग्नेट होल्डर आता है, आप उसकी हेल्प से इसको टाइट कर सकते हैं। और अब बारी है LH कवर है उसको लगाने की। तो इस वाली साइड एक ही लोकेटिंग डॉल लगती है, स्ट्रेंज बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और फिर लगाना है इसका ये गैस्केट, जिसकी प्लेसमेंट कुछ ऐसे होगी। इस पर मैंने ग्रीस यूज़ किया है। अब लगेगा लेफ़्ट साइड का कवर, और इसमें आपको, अगर आपने मैग्नेट कोयल रिप्लेस की है या खोल ली है तो वो समझा देता हूँ। मैग्नेट कोयल के वायर्स हैं वो कोयल के पीछे से आ रखे हैं। यहाँ पर ये एक प्लेट लगी हुई है, विच आई बिलीव जो कोयल है उसी के साथ का पार्ट है। तो आपको सिंपली इसको यहाँ पर प्लेस करना है, वायर यहाँ से निकालनी है, होल्स यहाँ पर वायर रखते हुए अलाइन करने हैं। 3 बोल्ट्स हैं वो लगेंगे, इनमें थ्रेड लॉकर यूज़ करना। उसके बाद में वायर जो है वो नीचे की साइड आकर के यहाँ पर एक होल्डर लगा हुआ है, जिसमें 2 एलन के बोल्ट्स लगे हुए हैं छोटी साइज़ के। और फिर यहाँ पर लगा हुआ है हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर, जिसके साथ में एक होल्डर लगा हुआ है इस वायरिंग को होल्ड करने के लिए, और बोल्ट्स लगे हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब हम इसको बहुत ही केयरफुली यहाँ पर प्लेस करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नेट थोड़ा हैवी है तो ये एकदम से खींचेगा इसको। तो अपनी जो उंगलियाँ हैं वो बचानी है। ऊपर जो वो 2 पिंस लगी हुई थी ड्राइव और ड्रिवन गियर के लिए, वो भी यहाँ पर अलाइन होंगी। और अब टोटल इसके 14 बोल्ट्स हैं वो लगने वाले हैं, सारे एक साइज़ के हैं। रॉयल एनफील्ड ने बोला कि अब की बार लीकेज होके दिखाओ कैसे होगा, हम देखते हैं। तो इनको सबसे पहले प्लेस करना है और उसके बाद में इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। तो काफ़ी बोरिंग और लेंदी प्रोसेस है, इतने बोल्ट्स नहीं होने चाहिए, मेरा तो यही मानना है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एटलीस्ट ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा। तो ये मैं टाइट कर लेता हूँ, और जब ये हो जाए तब ये इंस्पेक्शन कैप है, या फिर यूँ कहूँ इस बोल्ट को एक्सेस करने की कैप है, उसको लगाना है। तो इसकी ओरिंग को थोड़ा सा ऑयल से लुब्रिकेट कर लें, इसके रीसेस में फिट कर दें और फिर इसको लगा दें। ये होल इसलिए दिया गया है ताकि हम मैग्नेट वाला जो बोल्ट है उसको घुमा करके इंजन को रोटेट कर पाएँ वाल क्लियरेंस जो है वो एडजस्ट करने के टाइम पे। तो काफ़ी क्लेवर थॉट प्रोसेस है। और कैमशाफ्ट पर ही TDC की मार्किंग दे देना इज़ ऑल्सो ए वेरी क्लेवर मूव, ताकि कस्टमर को ज़्यादा फिडल अराउंड करना ना पड़े। मतलब टाइमिंग वगैरह मिलाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ऑफ कोर्स आपको दोनों जो कवर्स हैं वो खोलने पड़ेंगे, लेकिन जब आप टैपेट वाल क्लियरेंस एडजस्ट कर रहे होंगे तब सिंपली इसको खोलना है और ऊपर जो कैप है उसको खोलना है, एंड आपकी जो क्लियरेंस है आप उसी से एडजस्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन है ये, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम जो आउटपुट शाफ्ट वाली जो ओरिंग है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे और फिर लगाएंगे इस वाली स्लीव को। तो इसमें जो थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेश जो चमकती हुई साइड है उसको आप अंदर रख सकते हैं, और ये बहुत ही केयरफुली आपको स्लाइड करनी है रोटेट करते हुए, ताकि जो ऑयल सील है उसके साथ ये प्रॉपर्ली मर्ज हो पाए। और अब लगाना है इस गियर पोजीशन इंडिकेटर को। तो इसकी भी ओरिंग है, थोड़ा सा ऑयल लगा लें इस पर। इसके रीसेस में ये जो ओरिंग है इसको बिठाना है, और ये इस तरीके से फ्री मूव करता है। तो इस वाले हिस्से को आपको यहाँ पर नीचे ये जो स्लॉट बना हुआ है इसमें फिट करना है, और इसको आपको बेसिकली ये वाली जो साइड है ये इधर रखते हुए लगाना है, उसके साथ अलाइन करते हुए। लेकिन उससे पहले इसका ये एक पेपर गैस्केट है ये लगेगा, और ये दूसरा मिला नहीं, तो इस पर मैं थोड़ा सा RTV सिलिकॉन है वो लगाने वाला हूँ। फिर यहाँ पर ये गैस्केट लगाएंगे, फिर इसको अलाइन करते हुए इसको लगाएंगे, और उसके बाद में इसके 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट इन पर थ्रेड लॉकर लगा करके इसको टाइट करेंगे।
तो इसमें सबसे पहले ये एक ओरिंग है जो कि हमारा ऑयल पंप है, उसकी यहाँ पर लगती है। मेक श्योर आप इसको ज़रूर लगाएं। अगर ये ऑयलिंग नहीं लगाएंगे तो आपका सारा किया कराया है उस पर पानी फिर सकता है। उसके बाद में ये है हमारा आरएच कवर। तो ये इसकी ऑयल विंडो है। अगर ये डैमेज हो या साफ़ ना हो करने पर भी तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से निकाल के। ये सर्क्लिप है, ये आपको नई जो ऑयल विंडो है वो लगा करके फिर से लगानी है। फिर दो यहाँ पर ये बोल्ट्स हैं जो कि इस क्लैंप को होल्ड करे हुए हैं, जो कि इसके अंदर जो ऑयल सील है जो कि हमारी मैन क्रैंकशाफ्ट की ऑयल सील है, तो इसको आप अगर रिप्लेस कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं भी चाहता था रिप्लेस करना बट अवेलेबल नहीं थी स्टॉक में, और इसकी कंडीशन ठीक है तो इसलिए इसको मैं चला रहा हूँ। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जितनी भी इसकी ऑयल लाइन्स हैं, ऑयल गैलरीज हैं, मेक श्योर वो क्लियर हों। ये है इसकी पुश रोड क्लच की। तो ये यहाँ पर एक सर्क्लिप लगी हुई है, उससे लॉक है। तो ये सर्क्लिप निकाल करके आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें एक निडल वायरिंग होना चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन होना चाहिए, इतना मुझे आइडिया है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी ऑयल सील है, ये डैमेज है, लीक है, रिप्लेस करनी है। फिर वॉशर है, उसके बाद में ये स्प्रिंग है जो कि इस तरीके से लगी हुई है, और फिर आता है इसका ये योक या फिर जो भी आप इसको बोलना चाहें। तो इसमें क्या है कि इसको जब हम लगाएंगे तब इसकी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर रखते हुए हम इसको लगाने वाले हैं। तो ज़्यादा एडजस्टमेंट तो ऑफ नहीं होगी, लेकिन इन केस आप इसको कैसे भी लगाते हैं तो इसकी एडजस्टमेंट अगर आउट हो जाती है तो वो आप इस 10 नंबर के बोल्ट को खोल के इसको निकाल के फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो नॉट बिग डील। अब ये हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। एक डावल इसमें फंसी हुई है जो कि निकल नहीं रही है, अदरवाइज इसको हम निकाल देते। तो ऑन दैट नोट आरएच कवर है, उसकी प्रिपरेशन के लिए एक लास्ट चीज़ बचती है जो कि, तो इसमें एक कॉपर वॉशर है और इसमें लोकटाइट लगाना ना भूलें। ये बेसिकली यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगा करके इसको अच्छे से टाइट करना है। फिर लगाना है गैस्केट। तो गैस्केट में ये जो एरिया है इसमें आरटीवी से थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट है वो दे रखी है ताकि ऑयल लीकेज जो है उसके चांसेस कम हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीस नहीं लगाया है, बाकी सारे को मैंने ग्रीस से कवर कर लिया है। और जो लोकेटिंग डावल है वो एक तो हमारी आरएच कवर में पहले लगी हुई है यहाँ वाली, और दूसरी जो है वो हम अभी लगा देते हैं। और जो हमारा गैस्केट है वो एकदम प्रॉपरली अलाइन हो गया है हर जगह से। तो अब हम जो आरएच कवर है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका जो ये वाला जो गैप है वो मैंने जैसे बताया था वैसे रख के इंस्टॉल करना है। और एक चीज़ और, ये जो है ये वाला होल, इसके अंदर जा कर के ये जो पुश रोड है ये लगने वाली है, तो इसके टीथ्स जो हैं वो हमें इस तरफ रखने हैं और तब इसको लगाना है, अदरवाइज़ ये अलाइन नहीं होगी। लेट्स सी पहली बार में लगती है या ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगते हैं। नाइस। देयर वी हैव इट। एंड आई थिंक इसको भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है वो नहीं पड़नी चाहिए, बट अगर पड़ेगी तो हम यहाँ से कर लेंगे। अब टोटल 18 बोल्ट्स हैं, इनको लगाना है। तो अगेन बहुत ही लेंदी और बोरिंग और टायरिंग प्रोसेस है। तो मैं एक एक करके इनको इनकी जो पोजीशन है वहाँ पर रख देता हूँ और फिर इनको मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर लूँगा। एंड उसके बाद में हम आगे की जो स्टेप है उसकी तरफ चलेंगे, जो कि होने वाला है ऑयल फिल्टर का इंस्टॉलेशन। तो ये वाली साइड अंदर, स्प्रिंग वाली साइड बाहर। ये लगेगा बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फिर नई ओरिंग जिसको थोड़ा सा करना है लुब्रिकेट, प्लेस करना है इस रीसेस में, कुछ इस तरीके से इसको करना है अलाइन, और प्रेस करके रखते हुए इसके जो तीनों बोल्ट्स हैं उनको लगाना है। और ये बोल्ट्स कुछ इस टाइप के हैं और अभी करना है इनको टाइट। और उसके बाद में यहाँ पर लगती है ये ऑयल फिल होल है, उसकी कैप है, लेकिन इसको हम अभी नहीं लगाएंगे ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इंजन ऑयल है वो फिल करना है। और वैसे सर्विसिंग के टाइम पर इसमें 1.7 लीटर्स जो इंजन ऑयल है वो डलता है, लेकिन ओवरहॉलिंग के टाइम पर 2.2 लीटर्स जो इंजन ऑयल है वो डलेगा। तो इसलिए 2.5 लीटर वाली जो बोतल है वो मैं लेकर के आया हूँ। 2200 ml जो है वो इसमें से हम यूज़ करेंगे और तभी ये लगाएंगे। अब फाइनल सिलेंडर हेड वाली जो साइड है उसको फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो गैस्केट है हमारा इसको प्लेस करने वाले हैं, और ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा। लेकिन लगाने से पहले इस पर थोड़ा सा, ना के बराबर, मैंने RTV सिलिकॉन वो यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा जो लीकेज का इशू है
वो अगर थोड़े बहुत उसके चांसेस हों तो भी ना हो। इसके लिए प्रॉपर रीसेस बना हुआ है, तो उसमें इसको हम कुछ इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और अभी इसको करना है प्लेस यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी मैंने एक बहुत ही पतली सी RTV की जो लेयरिंग है वो की है, अगेन ऑयल लीकेज को रोकने के लिए। और यहाँ पर इस वाले एरिया में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है। तो जब आप ये सेम चीज़ कर लें तब आपको इसको प्लेस करना है। उसके बाद लगेंगी ये 3 ऑयल सील्स या फिर रबर के ग्रोमेट्स या जो भी आप बोलना चाहें, वैसे है काम ये ऑयल सील का ही करती हैं। तो इसमें ये वाली जो चमकदार साइड है ये नीचे रहेगी और जो ब्लैक साइड है वो ऊपर हमें रखनी है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इन पर भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा RTV यूज़ कर सकते हैं, लीकेज की प्रॉब्लम अगर पहले से दिख रही हो तो। उसके बाद में कुछ इस टाइप के 3 बोल्ट्स हैं, ये लगेंगे और इनको लगा करके करना है टाइट। उसके बाद में टेम्परेचर सेंसर को लगा देते हैं। इसकी ओरिंग को मेक श्योर आप प्रॉपर्ली प्लेस करें। ये लगेगा यहाँ पर, हो जाएगा टाइट। उसके बाद में इस वाले एरिया पर एक तो ये एज ए ब्यूटी पीस काम करता है, इसको कवर कर लेता है। दूसरा ये थोड़ा सा हीट डिसिपेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो ये इन फिन्स के साथ इसकी जो सिमेट्री है वो अलाइन हो जाती है और इस एरिया की जो हीट है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको यहाँ पर कुछ ऐसे लगाना है, ये 2 बोल्ट्स हैं ये वाले, ये लगेंगे और ये हो जाएगा टाइट। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जो इंजेक्टर है वो लगता है और ये एरिया चैसी के बिल्कुल पास रहता है, ऊपर वाला जो पोर्शन है चैसी का उसके, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इसको हटाना। तो उसके लिए जो इंजेक्टर है और इसके जो बोल्ट्स हैं उनको मैं अभी प्लेस कर रहा हूँ। इनको लगा करके यहाँ पर टाइट कर देना है और ये आप जब कर लें उसी टाइम पर इधर वाली साइड स्पार्क प्लग है उसको भी लगा दें। और जब आप ये कर देंगे तब आपका इंजन जो है